तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हर भारतीय को गौरवान्वित करती हैं, हर भारतीय के अंदर जोश भरती हैं और हर भारतीय को गर्व होता है ऐसी तस्वीरें देख के जब हमसे करीब 7 गुना बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट आपका स्वागत कुछ इस तरह से करते हैं। आपको भी खुशी होती होगी और मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूं कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने कुछ ही लोगों के साथ यूएस गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें देख के ऐसा लगता है कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा, उनके पीछे खड़ा है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि 1.4 बिलियन लोगों का ये सम्मान है जो आज अमेरिका में होता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए बहुत होती हैं कि भारत अब किस मुकाम पे पहुंच चुका है। भले हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, लेकिन 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी जिस तरह से स्वागत कर रही है, ये अपने आप में बताने के लिए बहुत है कि 5 ट्रिलियन तो बहुत छोटी सी चीज है बॉस, इससे आगे भी निकलने की भारत में क्षमता है, दमखम है। ये जो स्टेट ऑनर मिल रहा है, हमें तो याद भी नहीं है कि किसी और देश के मुखिया को इस तरह का स्टेट ऑनर मिलता हो। किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब जाते हो तो इस तरह का उनको ऑनर मिलता हो। ये अपने आप में भव्य देखने वाली तस्वीरें हैं और खुशी इस चीज़ की भी होती है कि ना केवल डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, बल्कि व्यापार की भी और कूटनीति की भी एक ऐसी चाल चली जा रही है कि जिससे हमारे जो दुश्मन है वो हौसला उनका पस्त हो जाए। आप सिर्फ इसी तस्वीरों को देख के 1 मिनट के लिए अपने जहन में पाकिस्तान और चाइना को लेके आइए तो आपको पता लग जाएगा ये तस्वीरों की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप इन तस्वीरों को देख के सिर्फ ये सोच लीजिए कि जब देश के सबसे बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी भी वहां पे पहुंचे और वहां का भी अर्थ जगत के सबसे बड़े लोग वहां पे एक ही डिनर में पहुंचे हो, तो वो राजनीतिक नहीं, वो आर्थिक डिप्लोमेसी का एक बड़ा सूचक है। तो ये सारी की सारी तस्वीरें मजेदार हैं, गर्व वाली हैं और हमें अच्छा लगता है कि जब इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं और हर भारतीय को गर्व होना भी चाहिए। प्रियंका, बिल्कुल गर्व की बात तो है। ये अमेरिका में नमो नमः ये लगातार हम कवरेज कर भी रहे हैं, ठीक है। सो ये बड़ी खबर से तो हमने शुरुआत की, लेकिन दूसरी रिलीफ की खबर कहाँ से आई? यूएस मार्केट से, क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे वहाँ थोड़ा प्रेशर ईज आउट होता हुआ जरूर दिखाई दिया। कल आपको नैस्डैक में तेजी दिखी। इनफैक्ट एप्पल तो अपने उच्चतम स्तर पर इस वक्त काम कर रहा है। बाजार एक्चुअली थोड़ा सा इस बात को लेकर रिलीफ है कि फेड ब्याज दरें साल के अंत तक बढ़ाएगा। तो अभी इस न्यूज में, इस एंटिसिपेशन में कि अभी फिलहाल कोई रेट हाइक नहीं आएगा, शायद आगे एक अगला पॉज भी आ सकता है, उस एंटिसिपेशन में बाजार थोड़े रिलीफ में दिखे। और हालांकि ये भी संकेत ही दिए हैं उन्होंने, लेकिन बाजार सिर्फ सेंटिमेंट्स पर चलता है, तो वहां से आपको थोड़ी सी रिलीफ रैली दिखी। नैस्डैक में बढ़त दिखाई दी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को खरीदा गया और एप्पल तो हाईएस्ट लेवल पर आ। डाउ में भी थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। सो यूएस मार्केट्स में आपको संकेत इस वक्त पॉजिटिव दिख रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वहाँ वो भी रेट हाइक की बात हो रही थी और वहाँ पर भी उन्होंने 25 बीपीएस रेट हाइक भी किए। लेकिन दूसरे जो ट्रिगर्स हैं उसमें क्या, आपका बॉन्ड यील्ड जो है वहाँ थोड़ी सी बढ़त दिखी। डॉलर इंडेक्स अब भी 102 के पास ही है और डॉलर में मजबूती आपको दिख रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि 3 महीने के निचले स्तर पर इस वक्त आपको सोना दिख रहा है। तो और क्योंकि ऑफकोर्स जब रेट हाइक हुआ तो थोड़ा सा आपको कंसर्न क्रूड पर देखा, वहां पर 4% की गिरावट देखने को मिली। सो ओवरऑल यूएस मार्केट से आपको इस वक्त संकेत जो है वो थोड़े से सकारात्मक जरूर दिखाई दे, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में हमारी तो अपनी एक चाल बनी हुई है, अपनी एक तेजी बनी हुई है। चाल बनी हुई है, लेकिन निफ्टी काफी इंतजार करा रहा है। इनफैक्ट कल भी हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ अंकों के लिए निफ्टी जो है उसने अपने रिकॉर्ड लेवल्स को नहीं छुआ, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि हमने आज के बुलेटिन की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की तस्वीरों के साथ की है। जी हाँ, अमेरिका में नमो नमः ज़रूर है, लोकतंत्र पर लगातार संदेश मिल रहे हैं हमें, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार में भी उसकी सुगबुगाहट, डिफेंस से जुड़ी जो खबरें आती हुई कल हमने देखी, उसका सीधा असर था। लगातार हमने डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट्स देखे हैं। अनाउंसमेंट्स भी कल कुछ हद तक ड्रोन्स को लेकर, कुछ ट्रीटीज पॉलिसीज की खबर आई, उसके ठीक बाद डिफेंस स्टॉक्स थे जो कि बाजार में कह सकते हैं कल, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव और सुस्ती के साइंस नजर आ रहे थे, तो उसमें डिफेंस एक क्षेत्र थे जिस पर हम बातचीत कर पाए, क्योंकि वहां से खबर आई और वो खबर जो है वो सीधा अमेरिका से आती हुई देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लगातार बाजार के उतार चढ़ाव में, जहां पर हम देखते हैं कि मिड कैप बाजार को संभालने का काम करते हैं, कल मिड कैप ने भी साथ नहीं निभाया। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स 8
ट्रेडिंग सेशन की मजबूती के बाद कल बिकवाली का दबाव देख रहा था। तो क्लियरली निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स नहीं देख पाए हम। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इनफैक्ट जो परसों हमने रिकॉर्ड स्तर देखे थे वहां से वॉश आउट होता हुआ दिखा। लेकिन इन तमाम के बावजूद स्मॉल कैप इंडेक्स पर नजर होनी चाहिए। जब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप हर तरफ से एक्शन नहीं था, स्मॉल कैप ने बाजार को संभाला और इसी वजह से आज ईटी नाउ स्वदेश पर खास पेशकश फ्राइडे स्पेशल्स जो हम करते हैं वो स्मॉल कैप पर हम करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको मौके जो हैं वो स्मॉल कैप में मिलने वाले हैं। दो बड़ी पेशकश आपके सामने हम रखेंगे और इसमें स्मॉल कैप में कमाई के मौके कहां पर मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में हर पॉकेट में हम देख रहे हैं, चाहे फिर आईटी हो, रियल एस्टेट हो, स्मॉल कैप सीमेंट प्लेस भी है और साथ ही स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी काउंटर्स भी है। सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, आपको अच्छे मौके दे रहे हैं। तो ईटी नाउ स्वदेश पर आज दिन भर स्मॉल कैप महोत्सव हम मनाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मिड कैप में बिकवाली थी, टॉप गेनिंग मोमेंटम में एचडीएफसी ट्विंस ने बाजार को संभाला, लेकिन रिलायंस की तरफ से सपोर्ट कब आएगा इसका इंतजार सभी को रहा। तो चलिए, कल तो वीकली एक्सपायरी थी, वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन आज फ्राइडे सेशन कैसा रह सकता है, एफएनओ की पोजीशनिंग क्या है और साथ ही इन स्तरों पर हमें क्या करना चाहिए। आज की पारी की शुरुआत करते हैं एफएनओ एक बार फटाफट डिम्पी से समझते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। ओवर टू यू डिम्पी। शुक्रिया मानसी। देखिए, कल हम जब क्लोजिंग कर रहे थे तब भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि डाटा और स्क्रीन को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि हम बहुत अच्छे से क्लोज करके जा रहे हैं। कल के जो नंबर्स आए वो भी खराबी थे। मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी पे आप देखेंगे ताज़ा बिकवाली है और ये 5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ है। आपको भी हाल फिलहाल में 1%, 2%, 3% तक ही याद होगा, लेकिन 5% जल्दी जल्दी याद नहीं होगा। कल थोड़े एग्रेसिव सेलिंग हुई है और डेलिबरेटली सेलिंग हुई है। आप उसको एलगोड सेलिंग कह सकते हैं, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, आप उसको एक्सपायरी का नाम दे दीजिए, आप उसको ये कह दीजिए कि हम आप सीरीज़ एंड करने जा रहे हैं शायद इसलिए सेलिंग हो रही है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं सौदे जून से जुलाई मंथ में इसलिए सेलिंग हो रही है, वड़ेवर आप जो भी बोलें। लेकिन कल मार्केट ने एक नुकसान किया, वो 18,800 के नीचे आके क्लोज किया, 5% ओपन इंटरेस्ट के साथ शॉर्ट बनाया है। हाँ, एक पॉइंट अच्छी चीज़ है कि प्रीमियम अभी भी बरकरार है, इसलिए आज के सेशन में जब आप एसजीएक्स निफ्टी देख पा रहे हैं 23 पॉइंट डाउन है, तो ये प्रीमियम आपके लिए थोड़ा सहानुभूति वाला काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमने जो सपोर्ट डाला है, अभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ग्राफिक्स भी देखेंगे, उसमें आप देखेंगे 18,700 और फिर 600 है। ये उन लोगों के लिए 18,600 और 700 की रेंज है जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है और जिन्होंने कल लिया था। और हमने ये बात रखी थी कि आप 800 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना और आपका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, फिर पार होगा तो 950 मिलेगा। उनका कल में स्टॉप लॉस कट गया। अगर वो स्टॉप लॉस अभी भी लेके बैठे तो 700 से नीचे मत जाना जिन्होंने हाल फिलहाल में लिया है। और लेकिन जिनकी पोजीशंस पुरानी है वो तो लेके बैठ सकते हैं, उनका कंफर्ट जोन अच्छा है, उनके पास पैसा है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चाहे तो निकल सकेंगे। रेजिस्टेंस अब आपका ऑल टाइम हाई है और 950 है। और मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी, अभी ऑल टाइम हाई की बात नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस की बात है कि आप उसको पार ही नहीं कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे एक्चुअली में ज़्यादा डैमेज हुआ है दो वजहों से। पहला, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 9% माइनस दिखेगा आपको ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब अनवाइंडिंग का प्रेशर हुआ है। कल लोगों ने अपनी बैंक निफ्टी के सौदे काटे हैं। कल फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ठीक था, लेकिन सेकेंड हाफ में उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई और अनवाइंडिंग का प्रेशर आ गया। एक और चीज कल बैंक निफ्टी ने की है, 43,800 के नीचे क्लोज दी है। एक ही पॉइंट अभी रह गया इसका, वो है 43,500 का। ये अगर बचाए रखता है तो फिर मार्केट के अंदर मोमेंटम बरकरार रखेगा। अगर धीरे धीरे करके इसको भी 2-3 बार टेस्ट करके ब्रेक कर देता है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी बैंक निफ्टी वालों के लिए। जिनके पास पोजीशंस है, पहला तो 43,800 पे काट लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं काटी तो 43,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो। और जिन्होंने कल ही पोजीशंस बनाई हैं या बना रहे थे, उनके स्टॉप लॉस 43,800 के क्लोजिंग होते ही कट गए होंगे। अगर नहीं कटे तो 43,500 से ज्यादा वेट मत करना बॉस, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,000 पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो 44,200 का स्टॉप लॉस लगा के अपने शॉर्ट को कैरी कर सकते हैं, उनका प्रॉफिट इंतजार कर रहा है। अगर बाजार फिसला तो बड़ा प्रॉफिट उनके हाथ में जरूर आएगा। आ जाते हैं इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशियो पे। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है।
क्या पुट कॉल रेशियो देख के ये कहा जा सकता है कि बाजार के अंदर बड़ा क्रैक है? अभी नहीं कहा जा सकता। तो बाजार के अंदर अभी भी बुल्स की ग्रिप टाइट है, 1% के आसपास पीसीआर खड़े हुए हैं। आते हैं विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कल 2.5% बढ़ा, कोई महत्व नहीं है इसका। 13.5 के ऊपर जाने पर ही मार्केट के अंदर फियर आएगा। टिल मार्केट के अंदर अभी फियर नहीं है। आप, मैं, एनालिस्ट कोई भी आप सुनेंगे तो सबको लगता है कि ये जो है तो महज एक प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद हम पुल बैक पे आ जाएंगे। कल रिटेल्स ने कुछ फ्यूचर्स बेचे हैं और एफआईज वालों ने कल फ्यूचर्स कुछ खरीदे हैं। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 52% है, रिटेल की लॉन्ग होल्डिंग 49% है। ओके, ठीक है। तो ये तो रहा एफएनओ का पोजीशनिंग, आपने हमें एफआई की पोजीशनिंग भी बताई, लेकिन अब दो स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर ध्यान रखें डिम्पी? क्योंकि टाटा केमिकल, एक्साइड, ये सारे अच्छी सिलेक्शन थी। आज कौन से दमदार स्टॉक्स लेकर आए आप? देखिए, आज के जो स्टॉक्स है ना, वो एक्चुअली वो आज के नहीं है, वो आप 2-4 दिन के लिए रखेंगे। और अगर मैं बोलूँ तो आप इस सीरीज़ के एंड तक भी उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, और थोड़े पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कई बार क्या होता है कि आपको एक दिन में पैसा नहीं मिलता, 3 दिन में पैसा मिलने वाला होता है, तो आपकी मर्जी, आप उसमें सौदा लें या ना लें। तो पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़ का, आप इस पर ध्यान रखिएगा। इसकी 2 वजह हैं चुनने की। पहला, ये एक अपने ग्रोथ के पाथ पे चला हुआ शेयर है। इसके पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 5000 वाला, जिसको जल्दी तोड़ने की प्रोबेबिलिटी लगता है, डाटा देख के ऐसा लगता है। दूसरा, 50 दिन 200 दिनों की एवरेज के ऊपर है। तीसरा, जिसका सबसे प्यारा नेचर है, वह है फार्मास्यूटिकल्स का शेयर है। मार्केट को अगर छोटा सा क्रैक लेना है ना, तब भी ये काम आएगा, क्योंकि फार्मा सामने आ जाता है। और दूसरा, अगर मार्केट को क्रैक नहीं लेना तो ग्रोथ वाला हिस्सा भी इसके अंदर है। तो ग्रोथ और डिफेंस दोनों हिस्सा डॉक्टर रेड्डीज के साथ जुड़ता है, और एक पोजिशनल ट्रेड है। ये थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। ये 1 से 2 दिन वालों के लिए सौदा नहीं होगा, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं। और दूसरा, ये अपने आप में हेज भी है। अगर मान लीजिए आपने बहुत पोजीशंस ले रखी हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को एक ऐसा स्टॉक चाहिए, तो डॉक्टर रेड्डीज को आप चुन सकते हैं। 4800 का इसका अहम बेस है, अभी 4800 के थोड़ा ऊपर है, इसलिए आपको 20-30 रुपए नीचे भी मिल जाना है तो डरिएगा नहीं, उल्टा आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये 4800 के ज़्यादा नीचे चला जाए, जैसे मान लो 47,500 हो गया या 47,30 आ गया, तो फिर आपको नहीं लेना है, तो फिर आपको लेना ही नहीं है। तो कोशिश करना 4800 के आसपास अगर मिले, थोड़ा होल्ड करो, या आपको 5000 और 5100 तक के टारगेट भी देगा। दूसरा शेयर है शॉर्ट का, वो है श्रीराम फाइनेंस। ब्लॉक डील लगी थी पिछले 4-5 दिनों के अंदर। पहले टीपीजी ने 10% बेचा, फिर पिरामिल ने 8.5% बेचा, 8.5%, 18% इक्विटी बदली जा चुकी है। शेयर्स ने अभी तक तो बराबर की स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये मुनाफा वसूली करवाएगा और थोड़ा सीवियर भी करवा सकता है, यानी कि जिस जगह से चला है ये वहीं वापस पहुंच सकता है। आप इसको एक बार रख सकते हैं। इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर कल देखने को मिला था, हालांकि कल एक गैप के साथ खुला था, उसके बाद इसने मेंटेन रखा, लेकिन एक गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा, इसलिए इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर भी है, 2.5% ही काम भी आएगा। दूसरा, इसको ना स्टेबल होना है, अभी इनस्टेबल है अपने ब्लॉक डील्स की वजह से, इसलिए स्टेबिलिटी वाला फैक्टर इसको थोड़ा नीचे आने पर ही मिलेगा। तो इसलिए श्रीराम फाइनेंस आज के लिए शॉर्ट कॉल हो सकती है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज थोड़ी पोजिशनल ट्रेड है। इन दोनों सौदों पर आप ध्यान रख सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही सौदे बनाएं। दोनों के अंदर ऑप्शंस की मनाही है। तो चलिए, एफएनओ का पूरा लेखा जोखा और 2 शेयर्स, एक खरीदारी का डॉक्टर रेड्डीज और एक बिकवाली का श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि 8.5% के हाथ बदला जो हुए, ब्लॉक्स लगते हुए देखिए, इसके चलते सेंटिमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट साइड नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते इस पर शॉर्ट की स्ट्रैटेजी, और ध्यान रखिए एक दिन का ट्रेड नहीं है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सेंटिमेंट्स सारे के सारे आपको हमने इन ब्रीफ बताएं, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय बाजार में आज स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या हैं, कहां पर पैसे लगाएंगे आप और कहां से मुनाफा कमाएंगे आप, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल एक एक कर जुड़ रही है। कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। कल हमने देखा सुस्त था मार्केट, ठीक है, वीकली एक्सपायरी थी तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन सेंटिमेंट्स तो अब भी बुलिश है ना, क्योंकि 18,600 के पार जब तक निफ्टी खड़ा है तब तक अंडरटोन बुलिश ही कहना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिए? जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, देखिए अब मैं बताता हूँ कल का जो मूव था ये थोड़ा सा चिंताजनक क्यों था। अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप में जो क्रैक आया है, एंड नॉर्मली जो मार्केट का फील होता है वो इन्हीं से मिल जाता है, तो जब ये क्रैक आया तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस हिल सकता है।
अब अगर हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो बिल्कुल इतने अच्छे रनअप के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग आना बिल्कुल लाजमी है, तो वही हम देख रहे हैं। लेकिन जितना निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास आके फिर उसे क्रॉस नहीं करेगा, उतनी एंग्जाइटी जो है ट्रेडर्स के बीच में बढ़ेगी, और उसी का कुछ हम एक इफेक्ट देख रहे हैं। कल निफ्टी 1 पॉइंट दूर था, महज 1 पॉइंट दूर था ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई लेवल्स जो है वहां से, और वहां से टर्न अराउंड हो चुका है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हालांकि अभी भी अंडरटोन बुलिश है, बट देयर आर नाउ साइंस व्हिच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बिट ऑफ अ कॉशन। जैसे मैं टेक्निकल टर्म्स में आपके साथ 2 पॉइंट शेयर करूं, तो लेट मार्च वाला जो अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है, जिसका जिक्र मैं अक्सर कर चुका हूं आपके शो पे, पहली बार निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। नाउ ये हो सकता है कि एक एबरेशन हो, मार्केट्स यहाँ से रिवाइव हो जाए, निफ्टी उससे चैनल के अंदर वापस आ जाए, लेकिन पहली बार उसके नीचे क्लोजिंग दी है। इंट्राडे बेसिस पे हम स्लिप हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हम पहली बार कल उसके नीचे स्लिप हुए हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ कॉशन है। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉशन ये है कि हम आरएसआई पे, निफ्टी पे नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, लेकिन डाइवर्जेंसेस तब फ्रूटिफाई करते हैं जब आप उसमें कोई कॉन्फर्मेशन देखें। तो निफ्टी का इस रेंज के नीचे क्लोज होना, या मान लीजिए कोई और ट्रेंड लाइन हो जिसके नीचे निफ्टी आगे चल के क्लोज हो, ये कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि नेगेटिव आरएसआई वाला जो सेटअप है ये प्ले आउट हो रहा है। सो यहाँ पे पॉइंट है कि चिंता ना करें, लेकिन कॉशियस हो जाएं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, जैसे मैं डिम्पी को थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि अगर आपने 18,500 18,650 700 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास निफ्टी में पोजीशन बनाई हो, सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू आइदर कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और मे बी टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें। 18,800 18,830 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है, सस्टेन करता है, तब आप फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट करें, क्योंकि नया हाई टच करने के बाद मार्केट में मोमेंटम और रौनक जो है वो फिर से लौट सकती है। तो थोड़े पॉइंट्स ऑफ कॉशन है, कंसर्न अभी भी नहीं है, सेटअप अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा कॉशन होने की बिल्कुल जरूरत है। देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन है। 20 डे मूविंग एवरेज को इतने स्ट्रांगली ये रेजिस्टेंस के तौर पे फेस कर रहा है कि क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 44,000 के लेवल के आसपास ही है। लेकिन एनकरेजिंग पॉइंट ये है कि 43,300 और 44,400 ये 100 पॉइंट का रेंज है, जहां पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास। तो जब तक इसको मेंटेन करके चलता है, इसको आप अभी भी बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। सो दोनों पे ही बाय ऑन डिप्स की रणनीति, बट थोड़े से कॉशन के साथ। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स हैं मेरे, एंड इंसिडेंटली दोनों ही कैश साइड पे हैं। पहला है एंड्योरेंस टेक। अगेन, ये स्टॉक आप देखें तो इट इज एग्नोस्टिक ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग। इसकी रैली जो है ये वन वे चली जा रही है, इसमें मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। वॉल्यूम एक्शन थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हैं ये अभी भी काफी स्ट्रांग हैं। सो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 1630 1660 के टारगेट्स के लिए 1550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक दूसरा पिक जो अक्सर ज्यादा डिस्कस नहीं होता, बट वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट अ कपल ऑफ टाइम्स, व्हिच इज ईसाब इंडिया। ये स्टॉक भी बहुत ही सिमिलर ट्रेजेक्टरी है, ऑलमोस्ट एग्नोस्टिक ऑफ व्हाट द मार्केट इज डूइंग। ये स्टॉक अपना ही अप ट्रेंड है, उसी में चले जा रहा है। यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। 4090 एंड 4150 के दो टारगेट्स के लिए 3990 ये जो लेवल है, ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। ऑल राइट, वी हियर यू खुश। थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एफआईज ने कैश में सेलिंग भी की है, बैंक निफ्टी पे अनवाइंडिंग दिख रही है, तो हो सकता है कुछ समय कंसोलिडेट करे बाजार। लेकिन ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि अंडरटोन तो बुलिश ही है, लेकिन थोड़े लेवल्स वॉच करें जो इंडेक्स ट्रेडर्स हैं। अब एक बार आज के बड़े स्टॉक से न्यूज़ भी समझ लेते हैं जहां आपको ट्रेड करना है। शरद सब कंपाइल करके लाए हैं, कहाँ खबरें हैं, फॉलो अप खबरें कहाँ हैं, ये सब समझ लेते हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है फोकस में रहेगा आईटी स्टॉक्स, और यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। हालांकि देखा जाए तो एसेंचर के कल नतीजे आए और उन्होंने जो अपनी गाइडेंस है वो अपने लोअर एंड में कर दिया है। कांस्टेंट करेंसी का पहले 10% था, अब 9% कर दिया है FY24 के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं कि सभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, कहाँ पे कुछ पॉजिटिव फ्लोज भी है, जहाँ पे यूरोप की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिली है, और क्लाउड सोल्यूशन सेगमेंट है यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आया है। तो कुछ जो है मिले जुले रिएक्शंस आईटी स्टॉक्स में आज देखने मिल सकते हैं। लैंडमार्क का आज फोकस में रहेगा, और कल जो था हमने अपनी खबर सेगमेंट में सुबह 9 बजे बताया हुआ था कि ब्लॉक डील होने वाली है, और यहाँ पे जो है खबर पे मुहर लगी है। TPG जो है लाइकली है कि लगभग 11% स्टेक की जो टोटल एग्जिट कर सकते हैं, 5% डिस्काउंट पे रहने वाला है,
ऑलमोस्ट 44 लाख शेयर्स रहेंगे, जिसका वैल्यू 300 करोड़ तक आएगा। कोल इंडिया जो है, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है कोल की, वो जो है अब जो है कर सकते हैं लिंक टू इन्फ्लेशन, माने महंगाई से लिंक कर सकती है। पहले ऑफकोर्स ग्लोबल रेट्स और ऑक्शंस हो करते थे, तो एक टाइप से मार्जिनल पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। एविएशन पेंट स्टॉक्स फोकस में रहने वाले, और ब्रेंट क्रूड जो है 4% कल रात गिर गया था। ऑफकोर्स ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो रेट हाइक है, 13 कंजिक्यूटिव रेट हाइक देखने मिला था, और ऑफकोर्स ग्लोबल डिमांड में भी जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। चाइना के मैक्रो डेटा कम आ रहे, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एविएशन और पेंट स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। छोटी कंपनी यूरोस इंटरनेशनल वही फोकस में रहेगी। सेबी ने बाहर कर दिया है उनके एमडी और सीईओ को पोजीशन लेने से मार्केट में, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ऑलरेडी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग के लिए, वो भी स्टार्ट हो गई है। कंपनी का बयान आया है कि वो लीगल प्रोसेस लेंगे। एचसीएल टेक की मैनेजमेंट मीट हुई थी, कोई इंक्रीमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को जो है कंफर्म किया है। 6 से 8% FY24 में ग्रोथ रहेगा, और जो आप कह सकते हैं एबिट मार्जिन है वहाँ पे 19 से लेकर 20% तक का रहेगा। इसके अलावा जो है FTSE एडजस्टमेंट स्केल में श्रीराम फाइनेंस, HDFC MC और टिमकेन इंडिया फोकस में रहेंगे। BPCL का भी एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि 28 जून को राइट्स इशू होने वाली है। HCC हाई डिलीवरी वाली स्टॉक्स है। इसके अलावा एंटनी वेस्ट में जो है आपके मिरी मार्केट्स फंड आए, और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इस पे फोकस करें तो यहाँ पे भी जो है बड़ी सेलिंग बाइंग देखने मिली है आपको। एक्सिस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स को, सनसेरा इंजीनियरिंग का भी कल बड़ा डील हुआ था, और यहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि IMF और कोटक म्यूचुअल फंड ने जो है एक्विजिशन की है। डिलीवरी का भी कल ब्लॉक डील हुआ था, 2.5% स्टेक की बिकवाली हुई थी। यहाँ पे नॉर्जेस बैंक और सऊदी सेंट्रल बैंक जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स बाई किए हैं। एथर इंडस्ट्री 750 करोड़ की IPO रेज करेगी, और याद रखिए SBI, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इसमें घुसे हैं। ऑर्किड फार्मा भी फोकस में रहने वाला, और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि अब उनका QIP इशू खुलने वाला है। फ्लो प्राइस लगभग 6% डिस्काउंट पे है, और बोर्ड जो है 27 जून को जो है मीटिंग करने वाली है उनकी डिटेल्स को लेके। 500 करोड़ का ओवरऑल रहने वाला है कैपिटल रेज। HEG डिविडेंड भी डिक्लेयर की है, और याद रखिए यहाँ पे लगभग 43 रुपीज़ का आया है, जिसका मतलब 2.6% डिविडेंड यील्ड आपको मिलता है। और आखिरी स्टॉक रहेगा फोकस पे सारेगामा, और हमने कल ही मेंशन किया था हमारे खबर गरम है सेगमेंट में, वहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। और यहाँ पे NCLT कोलकाता ने जो है अप्रूवल कर दी है कंपनी की डीमर्जर को लेके, जो अपनी ई-कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को करेंगे। तो हम कह सकते हैं इतने सारे खबर में जो है 2 खबर जो हमने आपको पहले ही इत्तला किया था इटीना स्वदेश में। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 10 से ज़्यादा खबरें फिर से आपने इस बार बताई। इन सभी खबरों पे तो हम डिस्कशन करेंगे, और आपको भी बहुत बधाई, अच्छे से आप वो सारी न्यूज़ फ्लो लेके आ रहे हैं जो इस मार्केट के अंदर चल रहा है, चाहे वो खबर गर्म वाला सेगमेंट है या क्या खबर है गर्म वाला सेगमेंट है। इन दोनों जगह पर आपको अच्छा न्यूज़ फ्लो मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आदित्य अरोड़ा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके आज के ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। आदित्य गुड मॉर्निंग, आज शुक्रवार है, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आज अच्छा लग रहा है सुबह की शुरुआत ईटीना स्वदेश के साथ। तो मेरे ट्रेडिंग कॉल रहेंगे UBL और L&T। अभी बाजार में वॉलेटिलिटी चल रही है, तो ऐसे स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए जहां पे स्ट्रेंथ हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो। और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट है, कल पहली बार 1% का करेक्शन आया, बट कुछ लार्ज कैप है जो अच्छे से संभाल रहे बाजार को, जैसे HDFC बैंक, HDFC, L&T, UBL। तो मेरे कॉल्स रहेंगे L&T और UBL। तो L&T को बाय किया जा सकता है 2416 में, 2350 रहेगा स्टॉप लॉस, और 2530, 2590 रहेगा टारगेट। सेकेंड कॉल रहेगा UBL, जिसे 1508 में बाय किया जा सकता है, 1440 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 1600 से 1690 का रहेगा टारगेट। में जहां कमजोरी थी तब भी L&T के स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई थी, और शुक्रवार का दिन है तो फिर UBL यूनाइटेड ब्रूवरीज का स्टॉक तो होगा ही, जो कि एक बार डिस्कशन का हिस्सा बनेगा। और अब हमारे पास हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एज अ ट्रेडिंग कॉल भी UBL का स्टॉक आता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख सकता है। एक तो है कच्चे तेल की चाल, ब्रेंट में जो गिरावट है उसका असर हम डोमेस्टिक मार्केट्स में कई सारे पॉकेट्स में देखते हैं। कुछ एविएशन और पेंट स्टॉक्स, क्योंकि हम देख रहे हैं करीब 4% की गिरावट कच्चे तेल की चाल में, $73-74 के लेवल्स के पार ब्रेंट क्रूड, और इसी तरह की तस्वीर है घरेलू मार्केट में भी। तो उठापटक तो है ही, कच्चे तेल का उबाल भी कमजोर हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में तो एविएशन, पेंट, सीमेंट, ये सारे स्पेसेस पर होगा। क्या कोई पर्टिकुलर स्पेस पर नजर है आपकी? तो देखिए यहाँ पे इंडिगो का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत हमें पॉजिटिव लग रहा है। डेफिनेटली इट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम अ कपल ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो।
एंड क्रूड इनमें से एक बेसिक फैक्टर है। सो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक पॉजिटिव एक जो लॉन्ग पोजीशन है ये लेके चल सकते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने एक बड़ी शार्प रनअप के बाद जो पिछले 8 से 10 सेशन पहले करेक्शन दिया था, वहां पे 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। तो ये स्टॉक की स्ट्रेंथ भी दर्शा रहा है। इट्स नॉट दैट जस्ट अ शार्प अप मूव। स्टॉक में बहुत ही क्लियर एक्यूमुलेशन के साइंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और ऊपर के लेवल्स हैं जो देखने मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तो 2520 एंड 2575 के दो टारगेट्स के लिए इसमें आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा ये 2440 को लेके चले। सो इंडिगो एज आई सेड ओवरऑल वाज डूइंग वेल, और ये जो भी आपने न्यूज शेयर की है इसका डेफिनेट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। क्रूड डेरिवेटिव्स पे नज़र रखेंगे, पेन स्टॉक्स हो, लुब्रिकेंट स्टॉक्स हो, और एटीएफ का भी फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ब्लॉक्स कल थे वहाँ बायर्स भी थे। सनसेरा इंजीनियरिंग की अगर बात करें, वहाँ 2 फॉरेन वीसीज ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने स्टेक ऑफलोड करना था, लेकिन उनके आगे आपने देखा कि मॉर्गन स्टैनले जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में, कोटक म्यूचुअल फंड, आईएमएफ ने इनफैक्ट खरीद लिया। और इनफैक्ट इसी तरह से डिलीवरी में भी जो ब्लॉक डील हुई वहाँ पर भी आप कार्लन अपने पूरी स्टेक एग्जिट करी। लेकिन उसके बाद नॉर्जस बैंक और वहाँ पर भी बड़े सेंट्रल बैंक्स ने, वहाँ सऊदी सेंट्रल बैंक ने वहाँ हिस्सा खरीद लिया। तो डिलीवरी पे इनफैक्ट कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आया इस न्यूज़ का। एक बार सनसेरा इंजीनियरिंग को भी देखते हैं, क्योंकि आप सारे ही न्यू एज स्टॉक्स को देखें तो अपने 52 वीक लो से काफ़ी रिकवर हो चुके हैं। 40-40, 50-50, कुछ 80-80% तक रिकवर हो चुका है। और सनसेरा इंजीनियरिंग में तो 3.5% की तेजी भी आई, क्योंकि बायर्स भी खड़े थे। अगर एक बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा था तो उसके आगे बायर्स भी थे। अब इन ब्लॉक्स को, इन न्यूज़ को ट्रीट कैसे करना चाहिए? डिलीवरी, सनसेरा इंजीनियरिंग, आदित्य कैसी हो सकती है इनकी चाल? एक बार चार्ट पर चेक करके बताएंगे। सनसेरा पे तो हमने देख लिया इम्पैक्ट इसका कल। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। तो देखिए, सेरा इंजीनियरिंग बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। आप देखिए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, और इसका ब्रेकआउट पॉइंट 880 है। जैसे ये 880 पे वापस स्टेबल हो जाता है, 890 पे स्टेबल होता है, तो इसमें नई तेजी की शुरुआत हो सकती है 920 से लेके 990 की तरफ। ओके, ठीक है, डन। ये एक बार जरा कोल इंडिया पे भी आ जाते हैं। आज एक खबर ये भी है कि बढ़ी हुई कीमतों को मापने के लिए डिवाइस तैयार करने की इनकी कुछ एक योजना है, यानी कि कुछ एक प्राइस के हिसाब से सेंसिटिव अब कंपनी हो जाएगी वापस से। कोल इंडिया में कोई ट्रेड है खुश, या फिर छोड़ दें? ये नेगेटिव बायस है और बहुत ही सपोर्ट जोन्स के पास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा भी इसमें ब्रेकडाउन आया तो स्टॉक और नीचे स्लिप हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया को भी अवॉइड करें, बेटर रहेगा। इस वक्त अवॉइड करने की राय कुछ की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन नजर आया, एक तो अगर आप देखेंगे एचसीसी के चार्ट्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी 16% के मूव्स। लगातार ये स्टॉक है जिस पर हमने आपको डिटेल रिसर्च बताई भी है। इस पर डिटेल रिसर्च, क्योंकि कल की जो तेजी है वो तेजी के कारण क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एचसीसी के चार्ट्स को एक बार डिस्कस करते हैं। 14% के अप मूव्स देखने को मिलेकर अच्छी खासी मजबूती के साथ इस स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, आदित्य आपसे एक राय जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम आ रहा है, और बहुत टाइम बाद इसमें ट्रैक्शन आ रहा है। ये स्टॉक, इसमें वॉलेटिलिटी और मूवमेंट बिल्कुल डेड थी बहुत टाइम से, पर जो कल का मूव आया बहुत मोटिवेटिंग है और टेक्निकली बहुत साउंड है। तो बिल्कुल इसको कैरी करना चाहिए और इसमें लगाना चाहिए 18 का स्टॉप लॉस, और इसमें टारगेट देखने चाहिए 24 से 27 के। एचसीसी में एक न्यूज़ भी शायद प्ले आउट हो सकती है जिसका एक इम्पैक्ट होगा अपना। इनफैक्ट कई सारी खबरें हैं मार्केट में, देखना होगा इसे कैसे आगे ट्रीट करते हैं। आज भी क्या इसमें फॉलो बाइंग आ सकती है? आदित्य तो अपनी राय दे रहे थे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स, क्योंकि हमने देखा कि एक फुत्सी का फ्री फ्लोट एडजस्टमेंट होना है और उसके चलते कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे इन्फ्लोज आ सकते हैं। उनमें से एक स्टॉक जो पिछले 3-4 दिनों से तेज भी था वो था श्रीराम फाइनेंस। पहले क्योंकि उसमें टीपीजी ने एग्जिट किया, बड़े बायर्स खड़े थे, वो एक न्यूज़ थी। और अब एक न्यूज़ और भी है श्रीराम फाइनेंस में कि वहां पर भी लगभग कुछ 150 करोड़ का निवेश और आ सकता है। ऐसे कुछ और स्टॉक्स में टिमकिन है, टिमकिन में भी आपको याद होगा पेरेंट कंपनी ने अपना स्टेक ऑफ फ्लोट किया था, वहां पर भी इन्फ्लोज की एक्सपेक्टेशन है। तो एक बार श्रीराम फाइनेंस को, टिमकिन इंडिया को, इनके चार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। कुछ क्या आज फर्दर फॉलो बाइंग आएगी? आप तो टिमकिन को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं।
बिल्कुल प्रियंका, एंड दिस इज वन ऑफ द वन ऑफ द काउंटर्स जो काफी रेगुलरली डिस्कशन में आता है। आई रिमेंबर वी डिस्कस दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो हमने 3500 के टारगेट्स के लिए डिस्कस किया था, उनको हिट करके फिर यहाँ पे आप देखिए ये सेलिंग प्रेशर आया है। बट मुझे लग रहा है कि ये जो हम एक गैप डाउन हमने देखा था इसमें 3-4 दिन पहले, ये एक्चुअली इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए तो स्टॉक ने जो इसके सपोर्ट जोन्स हैं ठीक उन्हीं के आसपास का फॉल बनाया है और पिछले 2 दिन से रिबाउंड भी किया है। तो कोई निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, देखिए ये टिपिकल ट्रेडर काउंटर तो है नहीं। तो अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बहुत ही शानदार काउंटर बन चुका है। और अब जो ये फॉल आई है ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट बन चुका है यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लें, बट जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लें। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ये 3100 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक बनेगा। पहला टारगेट मेरे लिए इसमें 3350 का है, दूसरा टारगेट 3500 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए इसमें एक्सट्रीमली फेवरेबल हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था प्रियंका? सॉरी, श्रीराम फाइनेंस बताया, जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट है स्ट्रीट का। पिछले कितने दिनों से श्रीराम फाइनेंस में 20-22% तो चल चुका है। इनफैक्ट अब क्या थोड़ी पेस लो हो सकती है? इसका वैसे भी एक चार्ट चेक चाहिए था। हाँ जी, सो देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पेस स्लो हो सकती है। 2-3 कारण हैं इसके। आप देखिए पिछले 2 दिनों का अगर मैं मूव देखूं तो 1775 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक हाई बना के स्टॉक ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन कल ही दे दिया था। अब जो हमने 2 दिन पहले बाइंग देखी थी, वॉल्यूम्स हमने इसमें देखे थे डील होते हुए, उसके बाद वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स थोड़े से श्रिंक होंगे, लेकिन ओवरहीटिंग टेरिटरी में चला गया है। यहाँ से आप थोड़ा सा कूल ऑफ एक्सपेक्ट करें। तो मेरे लिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं रहेगी। अब जो ये गैप क्रिएट हुई है 1575 के लेवल्स के आसपास, हो सकता है ये फिल होने में थोड़ा समय लगे, बट डिस्पाइट दैट मेरे लिए इसमें जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ये 1650 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास होगी। तो जब स्टॉक गिर के उन लेवल्स के आसपास आएगा तब मैं इसमें बाइंग कंसिडर करूंगा। अदरवाइज आई वुड से इसको आप या तो अपने वेट एंड वॉच लिस्ट में रखें, और एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो यही 1650 का जो लेवल है इसी को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के आप इसमें बने रह सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस के अंदर कल अनवाइंडिंग का प्रेशर बना करीब 1% नीचे। आज हमने डेरिवेटिव्स के अंदर भी ये शेयर हम ढूंढ के रखा आपके लिए, जहां पर एक शॉर्ट पोजीशंस आप कैरी कर सकते हैं, बट अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के। ऑप्शंस की मनाही ही है, ऑप्शंस में काम नहीं करना। अगर आपको करना है तो इंट्राडे शॉर्ट करना, नहीं तो फ्यूचर्स को शॉर्ट करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह भी जुड़ चुके हैं फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर। उनसे हम चर्चा करेंगे, कुछ एक स्टॉक्स उनसे भी पता करेंगे। लेकिन इस बीच आदित्य, एक स्टॉक आपको जरा टेक्निकली चेक करना होगा, वो है एंटनी वेस्ट। उसके रिगार्डिंग भी खबर है। खबर आपकी स्क्रीन पर आएगी कि फंड ने करीब 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं मेरी स्ट्रेटेजिक ने। तो एक बार आप इस शेयर को जरा चेक कर लीजिए, एंटनी वेस्ट, ANTONY। देखिए एंटनी वेस्ट बहुत टाइम से बेयर मार्केट में था। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है करीब 435 से वहां से स्टॉक ने 480-490 का हाई लगाया। उसके बाद इस स्टॉक में ऑलमोस्ट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, पर अभी जिस हिसाब से इसमें पैटर्न्स बन रहे हैं ऐसा लगता है इसका बेस फॉर्मेशन हो गया है 250 के आसपास। और इस लेवल पे भी स्टॉक बुरा नहीं है, 280 के आसपास इस स्टॉक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 240 का, और टारगेट रखना चाहिए 320 से 340। स्टॉप लॉस 320 पहला टारगेट, उसके बाद 340 तक जाने का भी दमखम एंटनी वेस्ट हैंडलिंग के स्टॉक में। खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से थीम्स हैं, जानते हैं आशीषा से। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले सीमेंट सेक्टर फोकस में रहेगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां उनका मानना है कि अभी उनका स्टांस कॉशियस है पूरे सीमेंट सेक्टर पर। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, नियर टर्म में चैलेंजेस रह सकते हैं, जिसके चलते उनका मानना है कि फेवरेबल नहीं है अभी रिस्क रिवॉर्ड। मीडियम टर्म में डिमांड स्ट्रांग रह सकती है, लेकिन नियर टर्म में हेडविंड सेक्टर फेस कर सकता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो उनका मानना है कि वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नहीं है, जिसके चलते उनका सेक्टर पर कॉशियस स्टैंस है। इसके अलावा पेटीएम पर भी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 885 रुपीज़ जो पहले था वो अब बढ़ाकर 1020 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है।
बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का मानना है कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट अच्छा हो सकता है, पहले एंटिसिपेटेड था उससे भी अच्छा मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाई मार्जिन लेंडिंग बिजनेस में अच्छा खासा मोमेंटम है और वो मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपटीशन फेस कर सकती है कंपनी, रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे का इंक्रीज्ड कंपटीशन कंपनी फेस कर सकती है, लेकिन अभी के लिए बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने खरीदारी की राय रखी है और 1020 रुपीज़ प्रति शेयर का पेटीएम पर टारगेट दिया है। इसके अलावा बजाज ऑटो भी फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 5380 रुपीज़ जो पहले था वो अब बढ़ाकर 5400 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के एक्सपोर्ट्स जो स्लगिश थे पिछले कुछ महीनों में वो अब इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स में भी बूस्ट देखने को मिलेगा और वॉल्यूम्स भी इम्प्रूविंग ट्रेंड पर है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय रखी है और 5400 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, ओवरनाइट एक्सेंचर के नतीजे आए जिसके चलते आईटी कंपनीज फोकस में रहेंगे और इसी के चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि एक्सेंचर के नतीजों के चलते इंडियन आईटी स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल सकती है। बुकिंग ग्रोथ कमज़ोर देखने को मिला इस क्वार्टर में, जिसके चलते आईटी स्पेंस पर भी अब फोकस रहेगा। इंडियन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो उनका मानना है कि एलटीआई, माइंट्री, टेकएम, इन्फोसिस और एचसीएल टेक पर रिस्क है। नॉर्थन अमेरिका और सीएमटी रीजन में रिस्क देखने को मिला, जिसके चलते इन स्टॉक्स पर इंडियन आईटी कंपनीज की नज़र रहेगी। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच शीर्षा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपने कंपाइल की, तो आईटी पर तो हम एक अलग से भी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि एक्सेंचर की जो कमेंट्री आई है उस पर इंडियन आईटी स्टॉक्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसमें 3 बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट है, उसको फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन जो दूसरी और की रिपोर्ट्स शीर्षा ने हाईलाइट की उन्हें एक एक करके लेते हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने सीमेंट स्पेस पर जेपी मॉर्गन के व्यू को कोट किया यहाँ। आई टेक इट विद रवि। रवि, बहुत क्लियर है वैसे जितने भी बड़े ट्रिगर्स हैं सीमेंट स्पेस के, चाहे इनके इनपुट प्राइजेस लो इनपुट प्राइजेस हो, हाई डिमांड हो, इंटरनेशनल प्राइजेस इफेक्टेड हो, और जितने भी 5-6 बड़े रीजंस हैं वो मीडियम टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। सिर्फ जेपी मॉर्गन का कहना है कि करंटली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव उन्हें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फेवरेबल नहीं दिखता। आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए प्रियंका जी, इस समय अगर पूरे आईटी काउंटर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लास्ट 3 मंथ्स में लगभग एवरेज ऑन जो है वो 20 से 25% से ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर ने दिए हैं। तो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है कि इन प्राइसेस पर क्या वापस वो अट्रैक्शन बनेगा, क्या एक साल में उतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जनरली सीमेंट सेक्टर अगर हिस्टोरिकली चेक करें तो 18 से 20% की ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलती है, और अगर 3 से 4 महीने में अगर आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिल जाए तो थोड़े से कंसर्न आ जाते हैं। प्लस थोड़े से हेड डाउन यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा करेक्शन फेज देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहते हैं, पूरे आईटी सेक्टर में पूरे सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट सही जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है, और अगर आप उसी स्टॉक पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि इंडिया सीमेंट की आप देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। श्री सीमेंट देख लीजिए, उनमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है, लेकिन अभी अंडर जो डेवलप देखने को मिले उसमें अगर जाते हैं तो आपको अंबुजा सीमेंट में उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मुझे अंबुजा सीमेंट ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। हालांकि जरूर है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के पूरे पैक में वो डाउनवर्ड देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अट्रैक्शन है, डिमांड अच्छी है, कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर बिहेव कर रही है। तो मुझे लगता है कि आगे आप स्टॉक को बहुत जो है चूज करने में आप समझदारी रखें, और खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं और जिन्होंने रिटर्न अब तक नहीं दिए उनमें आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट पे आप ये कह रहे हैं कि पोजीशंस थोड़ा बनाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सीमेंट की मैं चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता, लेकिन 2 सेगमेंट और हैं जो कि क्रूड की गिरावट से और बेनिफिशियरी होते हैं। फर्स्ट है पेंट वाली कंपनीज और सेकंड है एविएशन वाली। एविएशन में तो सिर्फ इंडिगो पे ही आप ध्यान रखेगा, और स्पाइस जेट पे तो फिलहाल अभी भूल ही जाएं। तो आदित्य, एक तो इंडिगो के चार्ट देख के आज का ट्रेड बता दो कि क्या काम का बनता है। दूसरा,
पेंट वाली कंपनीज में ना मैंने बर्जर, एशियंट सबके चार्ट देखे, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग शालीमार पेंट लग रहा है। थोड़ा शेयर छोटा है, वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, कैश का शेयर है। एक बार अब उसको और चेक करना, शालीमार पेंट को। देखिए शालीमार पेंट सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन में काफी इसमें वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, लंबी चौड़ी कैंडल रोज बन रही है, तो अभी एक कंसोलिडेशन के फेज में है। हालांकि हो सकता है कि अक्यूमुलेशन चल रहा है इसमें, तो एक बार ये स्टॉक ऑलमोस्ट 157 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है जो इसको ले जा सकता है 162 से 165। हाल फिलहाल कंसोलिडेशन में। और इंडिगो की बात रही तो इंडिगो एक अच्छे अप ट्रेंड में ही चल रहा है, काफी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है और स्टॉक के लिए एक ब्रेकआउट ट्रिगर पॉइंट रहेगा 2490, वहां से स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 2420 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 2550 से 2600। बिल्कुल, अभी हमने बात की भी कि क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज भी ये सारे स्पेसेस जो हैं, एविएशन और पेंट जो नज़र आ सकते हैं। स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर रखें, लेकिन साथ ही इसी के बेनिफिशियरी सीमेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा सीमेंट सेक्टर पर इस वक्त सेंटिमेंट्स इतना बुलिश नहीं नज़र आ रहे। अभी रिपोर्ट भी आपने सुनी, उसके बाद भी मानसून का भी एक फैक्टर होता है। मानसून में सीमेंट के लिए डिमांड जो है उसमें कमी आती ही है, ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल रैशनल अप्रोच है जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल स्पेस, रवि आपसे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पर ही आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी सारे एक्शन, काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं और स्टॉक स्पेसिफिक भी खबरें यहाँ पर आती हुई दिखी हैं। अभी ताज़ा एथर इंडस्ट्रीज पूंजी जुटाने की योजना बना रही है और इसी के चलते QIB का भी ऐलान करने की बात यहाँ पर हो रही है। 750 करोड़ जुटाने की योजना है और इसमें SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, इन्वेस्को ये सारे हिस्सा ले सकते हैं। माना कि 1 साल पहले एथर इंडस्ट्रीज लिस्ट हुआ है, लेकिन रवि तब से लेकर अब तक इनकी लिस्टिंग प्राइस को अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने 1 साल पहले निवेश किया होता ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स होते। एथर इंडस्ट्रीज पर तो आप अपनी राय दीजिए, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में अगर कोई और स्टॉक पसंद आता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ आपको इस तरीके से भी देखने को मिलती है क्योंकि आपने रिसेंट डेज में अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी में यहाँ पर चेंजेस देखे हैं और उसका इम्पैक्ट भी जो है वो इस सेक्टर को पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। और इस समय चूंकि इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और साथ में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिमांड यहाँ पर इस सेक्टर से निकलकर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी ईथर इंडस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी अंडरटोन है और यहाँ से अगर रिस्पेक्टेड रिटर्न्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 10 से 12% की ग्रोथ के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इजिली आपको, और ऐसा नहीं कि 10-12% ग्रोथ के लिए आपको बहुत लंबा रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन का, पैनिक का सिचुएशन आ जाए तो इस टाइप की इंडस्ट्री में आप मूव कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर पा सकते हैं। तो अभी ईथर इंडस्ट्री में यहाँ पर काफी अच्छा अट्रैक्शन है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने सफिशिएंट है इस इंडस्ट्री को यहाँ पर अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में ले जाने के लिए। बाकी अदर स्टॉक्स की अगर बात करें तो चूंकि अगर ये पूरा का पूरा सेक्टर ही यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टॉक्स में यहाँ पर अभी बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। आपके सामने एग्जांपल है कि जिस तरीके से न्यूज के इम्पैक्ट आते हैं या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद इस सेक्टर ने अचानक से रैली दिखाई है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें क्योंकि करंट लेवल पे थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो वो ज्यादा अट्रैक्शन देगा, लेकिन फिर भी 10 से 12% के लिए काफी सेफ है। ठीक है, 10 से 15% तक का अपसाइड आप इसमें इस स्टॉक में एथर में देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अब एक पूरे स्पेस की जो कैसा आज रिएक्ट कर सकता है इस पर नजर बनी हुई है, वो है आईटी। इसका रीजन है क्योंकि इसमें एक्सेंचर की जो गाइडेंस आई, जो उनकी कमेंट्री आई, वो इंडियन आईटी स्पेस के लिए भी इम्पैक्ट करती है और इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित पोखरना है कोटक सिक्योरिटीज से। सुमित, मॉर्निंग। पहले तो एक बार क्योंकि हम इस न्यूज़ को समझे, पहली बात गाइडेंस घटाई है एक्सेंचर ने भी फुल ईयर की, ये बोलते हुए कि डिमांड वीक रहेगी यूएस में। इस पर कुछ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी आई कि इंडियन आईटी के लिए कैसा रहेगा। उन्होंने क्लियरली कहा कि यस नेगेटिव रहेगा इंडियन आईटी के लिए, ये जेफरीज का कहना है। जेपी मॉर्गन भी कहता है कि कोई ग्रोथ रिकवरी उन्हें नहीं दिखती आईटी स्पेस में, और मॉर्गन स्टैनले कहता है कॉशियस हम हैं, लेकिन ये सारी बातें तो ऑलरेडी इंडियन आईटी कंपनीज पहले ही कह चुकी हैं। तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? अगर ये आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, इंडियन आईटी को भी इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना हद तक ये न्यूज़ प्राइस में है? ये काफी हद तक वैल्यूएशन में कैप्चर हो चुका है जो आप बता रहे हैं।
यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात देखने की है कि जो नेचर ऑफ डिमांड है फॉर आईटी सर्विसेज वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम डिस्क्रिशनरी लेड टू मिक्स ऑफ कॉस्ट टेकआउट एंड डिस्क्रिशनरी। ये बहुत क्रिटिकल है, इसको जो समझेगा और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। कोर मॉडर्नाइजेशन जो बोलते हैं कि कंपनी का जो मेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनी का फोकस बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का कौन सा किस सेगमेंट में ज्यादा प्रेजेंस है। जस्ट एक हाईलाइट करता हूँ, एक्सेंचुअर का ही अगर अपन देखें तो उसका जो सीएमटी बिजनेस है विच इज लाइक वर्टिकल है, विच इंक्लूड टेलीकॉम क्लाइंट्स, वहां पे वीक परफॉर्मेंस देखी गई है। अब टेक महिंद्रा का सिमिलर उससे इन्फ्लुएंस निकाला जाए तो 39% एक्सपोजर है टू दिस सेगमेंट इज द मोस्ट वल्नरेबल। मतलब कि उससे अगर एक्सेंचर के रिजल्ट से अगर देखा जाए कि वहां पे वो सीएमटी परफॉर्मेंस वीक है और सिमिलर इंडियन कंपनीज में उनका देखा जाए तो टेक महिंद्रा का 39% एक्सपोजर है। तो आने वाले रिजल्ट्स में अपने को देखना पड़ेगा कि टेक महिंद्रा कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज उसका उस सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपोजर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसा कि आपने बोला कि गाइडेंस कट कर दी है, उसके सामने बुकिंग्स जो हुई है वो भी म्यूटेड ही है at 2.1% in constant US dollar terms and 4% in constant currency terms on a year basis। वहाँ पे भी देखा गया है कि इतना एक्साइटिंग नहीं है, और जो स्मॉलर डील्स है वो भी काफी स्लो डाउन दिखा रही है अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बट जहाँ पे भी कोर मॉडर्नाइजेशन है, क्लाउड माइग्रेशन है, लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील्स है, डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक हमारे टॉप पिक है एज ऑफ नाउ इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर। ओके, ठीक है। सुमित, जो आप कंपनीज बता रहे हैं इनके कुछ टारगेट और ये बता सकते हैं कि इसी प्राइस एक्शन में इसी प्राइस पे ही लेना चाहिए या फिर थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए? सी मार्केट वोलेटाइल है एंड फेड ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स काफी इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं आगे की। तो मार्केट वोलेटाइल है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट अट्रैक्टिव प्राइस टू एंटर। बट जो कि जैसे कि इन्फोसिस का देखा जाए तो स्टॉक काफी करेक्ट हो गया, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। हमारा वहाँ पे बाय है विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 1470 रुपीज, और एचसीएल टेक में भी हमारा बाय है विद ए टारगेट प्राइस ऑफ 1225 रुपीज। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक्सेंचर के नंबर्स और उसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्पेस पर किस तरह का पड़ सकता है इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि सुमित के रेडार पर है। इसके अलावा रीड थ्रू अगर करेंगे इस पूरे एक्सेंचर के नंबर्स को, इंडियन आईटी पर उसका इम्पैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो सेगमेंट वाइज देखना होगा कि किस सेगमेंट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कम्युनिकेशन वर्टिकल में वीकनेस है तो टेक महिंद्रा पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा जो सुमित अभी बता रहे थे। इसके अलावा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने यूरोप में देखी है उसका असर पॉजिटिव होगा टीसीएस, कोफोर्ज, मैस्टेक जैसे काउंटर्स पर। तो इंडियन आईटी को इसी तरह से समझना होगा, जो हैवी वेट्स है उसे कॉशियस के साथ ट्रेड करना होगा, और साथ ही इस सेक्टर पर इस वक्त वॉच लिस्ट एक बार रखना होगा क्योंकि एक्सेंचर जो कि आईटी मेजर है ग्लोबल मार्केट्स में, उसके नंबर्स यहाँ आते हुए दिखे हैं। आज बाजार जब खुलेगा देखेंगे आईटी स्पेस किस तरह रिएक्ट करता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रत्नेश है हमारे साथ। रत्नेश, गुड मॉर्निंग, स्ट्रेट टू योर ट्रेडिंग आइडियाज। बताइए मार्केट में फ्राइडे सेशन में कौन से स्टॉक्स हैं, ट्रेडिंग आइडियाज क्या स्पॉट किए हैं आपने? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मार्केट का देखें तो सबसे पहले काफी ज्यादा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, ऊपर में प्रेशर भी देखने को मिल रहा है हमको। ऑप्शन डेटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि 2800 पर कॉल और पुट दोनों एक्टिविटी राइटर दोनों एक्टिव है। थोड़ी सी कश्मकश इस लेवल पे रहेगी, पर वहीं पर अगर 2800 नीचे देखेंगे तो पुट राइटर ज्यादा एक्टिव नहीं, कॉल राइटर हालांकि 18,900 19,000 पे भी एक्टिव है। तो थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं इंडाइसेस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमजोरी हमको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी फ्यूचर के लेवल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 18,700 18,650 ये लेवल एक कहीं ना कहीं टच कर सकते हैं। थोड़ा सा इंडाइसेस में थोड़ा सा प्रेशर देखने को हमको मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी जो पैटर्न बन रहा है जिसको हम राइजिंग वेज फॉर्मेशन बोलते हैं वो एक बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट ले रहा है, तो एक बार वहां कभी वो 50 डे मूविंग एवरेज टूटता है तो थोड़ी सी वीकनेस उसमें भी हमको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मेरे साथ थोड़ा सा इंडाइसेस में कश्मकश रहेगी, थोड़ा सा
प्रेशर इंडाइसेस में देखने को मिल सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी बनी रह सकती है, तो उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पहला मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट कल के सत्र में हमको देखने को मिला है, तो 1615 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1680 रुपए का टारगेट HDFC बैंक में दिखता है। दूसरा LNT रहेगा, 2390 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 2460 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। आपने तो लार्ज कैप स्टॉक्स लिए हैं और HDFC बैंक को बाय किया, जबकि हम बात करें कि बैंक निफ्टी में थोड़ी अनवाइंडिंग है, लेकिन यस HDFC बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वेरी नाइस कॉल रत्नेश, इसे ट्रैक करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप इनफैक्ट फ्लैशेस भी देख रहे हैं नीचे। स्टर्लिंग एंड विल्सन पर भी कई सारी ब्लॉक्स लगी हैं और इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले लैंडमार्क पर भी आ रहा था, क्योंकि वहां पर भी TPG ने अपना स्टेक एग्जिट करना है, लगभग 11% उनका स्टेक है। सो ब्लॉक डील्स 20 लाख के कई शेयरों के कई सौदे हुए हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन स्टॉक पर भी। कुछ और रिपोर्ट्स जो हमें आशीषा बता के गई थी, उसमें एक रिपोर्ट पेटीएम पर भी थी कि बोफा का पेटीएम पर एक बाय आया है, टारगेट प्राइस को भी उन्होंने बढ़ाया और ये साइट किया है कि प्रेशर है कंपटीशन से, चाहे वो फोन पे हो, रिलायंस का जियो फाइनेंशियल आर्म्स जो आने सर्विसेज जो आने वाली हैं उससे प्रेशर हो, ये रिस्क रहेंगे, लेकिन अब भी इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और फास्टर पेस पर होंगे। ये तो एक फंडामेंटल व्यू रहा, लेकिन पेटीएम ओवरऑल चार्ट्स पर भी अच्छा कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स उसमें पेटीएम भी है जो अपने 52 वीक लो से रिकवर भी हो चुके हैं। फर्दर और अपसाइड दिखते कितने हैं आदित्य, आप बताएं एक बार। पेटीएम का चार्ट चेक करें। न्यू एज स्टॉक्स में एक न्यू करंट तो है, इनमें अच्छी मूवमेंट है। पेटीएम है आपके बाइंग लिस्ट पे? बिल्कुल, देखिए मैं मानता हूँ कि ये जितने भी स्टार्टअप स्टॉक्स है जैसे पेटीएम, डिलीवरी, जोमेटो, ये सब का ट्रेंड बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है कि ग्लोबली मनी सप्लाई कैसा है, फंड अवेलेबिलिटी कैसी है। तो जब फेड बहुत हॉकिश था तो ये सारे स्टॉक्स में बहुत आपको गिरावट देखने को मिली, पर अभी वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है जहाँ पे फेड अब पॉज कर रहा है, हाइक नहीं कर रहा, तो ये सारे स्टॉक रिवर्स होते हुए दिखे आपको, जोमेटो, पेटीएम एटसेट्रा, और चार्ट्स पे भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। तो बिल्कुल इसको बाय किया जा सकता है, इसमें बाय में भी रुका जा सकता है और अपसाइड इसमें रहेगा 900 से 1000 अपसाइड लगता है इसमें। ओके, इस बीच आप ये खबर देख पा रहे हैं जो लैंडमार्क की डील की है, 5% डिस्काउंट पर करीब 11% इस शेयर्स का हाथ बदला होना है और वो आज हो सकता है। तो फिलहाल इस शेयर पे ध्यान रखें। इंडिकेटिव टिक्स अभी आपको स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएंगे 6-7 मिनट के बाद। लैंडमार्क कार एक बार आपको एक ब्लॉक डील के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ एक और स्टॉक्स फटाफट से लेना शुरू करते हैं अब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स का कवर हो पाए और आपको पता लग पाए कि अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें, नहीं है तो भी क्या करें। एक शेयर है बिरला सॉफ्ट। जब IT की बात हो रही है तो बी सॉफ्ट सबसे सेंसिटिव स्टॉक्स बन जाता है। एक बार चेक करेंगे खुश आप इसके चार्ट, बी सॉफ्ट। कुछ समय पहले देखी थी, बट दैट इज अलोंग विद द मार्केट। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑन द डेज व्हेन द स्टॉक इज अप, वॉल्यूम एक्शन हमें पॉजिटिव नजर आया है, वॉल्यूम एक्शन में भी अपटिक नजर आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट लकली एंड थैंकफुली ऑन दी राइट साइड ऑफ इट। सो यहाँ पे आप अगर एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करें, 335 का जो इसका सपोर्ट जोन है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऑन दी अपसाइड यहाँ पे जिसने रिसेंट हाइज बनाए थे करीब 355 के आसपास, ये एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा और उसके ऊपर 370 का जो लेवल है ये आपके लिए एज अ सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद यहाँ पे एंट्री पॉइंट अच्छा बन चुका है। एनर्जी एक बार आदित्य आप चेक करेंगे, ये शेयर ठीक लग रहा है आपको? JSW एनर्जी। बिल्कुल, और देखिए मैं मान रहा हूँ कि पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में एक अलग ही जान है अभी, क्योंकि आपको जो इसके हेवी वेट्स है, दिग्गज स्टॉक्स है जैसे कि REC हो गया, PFC एटसेट्रा, उसमें एक अलग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है आपको, वॉल्यूम मल्टी ईयर हाई टच कर रही है। तो ये सेक्टर पूरा बजिंग है और इसमें एक पॉजिटिव नजरिया बिल्कुल बनाना चाहिए। हालांकि कल एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन आपको JSW में देखने को मिला, पर ये स्टॉक एक बार 280 के आसपास स्टेबलाइज करता है तो इसमें एक फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू हो जाएगी टुवर्ड्स 300, 320 और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 250 का।
ओके तो चलिए एनर्जी स्पेस, एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो एक बड़ा थीम है जो कि डेवलप होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, और ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पर एक नज़र तो होनी चाहिए। ऐसे कई सारे थीम्स और ऐसा ही एक थीम है सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस, जिस पर हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट का नजरिया है मुनाफे का फंडा सेगमेंट में। आइए देखते हैं। HDFC सिक्योरिटी से देवर्ष वकील अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवर्ष, गुड मॉर्निंग। मुनाफे का फंडा में आपकी फंडामेंटल कॉल्स इस वक्त सिविल कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में लगातार एक्शन है, और आपकी लिस्ट में भी, आपके पॉजिटिव रेडार पर भी इसी सेगमेंट से जुड़े स्टॉक्स हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग। सो मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहां पे काफी बड़ा बजटरी एलोकेशन था, और हमें लगता है कि इलेक्शन से पहले साल में ये सारे ऑर्डर्स की जो टेंडरिंग है वो फास्ट हो जाएगी। अभी ये सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी अच्छी ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो रहा है। जैसे कि KNR कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिन्होंने बहुत अच्छा 4000 करोड़ के रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर का गाइडेंस दिया है, और बेटर मार्जिन्स पे गाइडेंस दिया है। गिवन दी ऑर्डर बुक की सिचुएशन है, मुझे लगता है कि नॉट ओनली फ्रॉम रेड, जो हाईवेज हैं, मेट्रोज हैं, रेलवे है, इरिगेशन है, वहाँ सब जगह से अच्छी ग्रोथ की पोटेंशियल है। स्टैंड अलोन पे कंपनी स्ट्रॉन्ग नेट कैश की पोजीशन पे है, और हमें लगता है कि HAM में जो इक्विटी की रिक्वायरमेंट है वो भी आराम से फुलफिल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक बाय रिपोर्ट इश्यू की हुई है। हमारा जो FY25 है उसके 18 टाइम्स मल्टीपल पे हम उसको वैल्यू करते हैं, और जो हैम की प्रॉपर्टीज है उसको 1 टाइम बुक वैल्यू पे अगर हम उसको वैल्यू करें तो हमारा टारगेट KNR पे 318 आता है, जो यहाँ से 30% तक ऊपर तक का है। दूसरी ऐसी कंपनी जो पहले भी हमने रेकमेंड की है और बहुत अच्छा कर रही है, उसमें भी आगे टारगेट करते हैं, तो PNC इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी जो Q4 में रिपोर्ट किए थे नंबर्स, वो हमारे एस्टिमेट्स को सारे फ्रंट पे बीट किए थे। उन्होंने जो ऑर्डर बुक की सिचुएशन बताई है वो भी काफी अच्छी है, और वाटर सेगमेंट में से काफी अच्छा ग्रोथ उनको भी मिल रहा है। वहां पे भी यूपी गवर्नमेंट से आगे हमें लगता है कि काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और जो उनका एसेट्स है, जो HAM एसेट्स है, उनका मोनेटाइजेशन धीरे धीरे 2024 में बहुत अच्छा होगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो वहां पे हम 383 के टारगेट से 13 टाइम्स वैल्यूएशन पे उसको करें, और 0.9 टाइम बुक वैल्यू पे अगर उनके HAM प्रॉपर्टीज को करें तो 383 का टारगेट आता है। तो KNR कंस्ट्रक्शन और PNC इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से 1 साल के लिए निवेशकों को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छी मुनाफे की वो पॉसिबिलिटीज है। ऑलराइट, ठीक है। PNC इंफ्रा आपने लिया, ठीक है। इंफ्रा स्टॉक्स पर आपका व्यू बुलिश लग रहा है, और ठीक है, मुनाफे का फंडा आपने कई सारे रैशनल भी बताया। टारगेट और ड्यूरेशन जरूर व्यूअर्स ध्यान रखें, पोजिशनल बेट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवर्ष, ये सारी फंडामेंटल राय हमें देने के लिए, 2 बेहतरीन पिक्स हमारे व्यूअर्स के लिए निकाल के लाने के लिए। लेकिन इस बीच लगातार हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जब निकुंज की नज़र हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से जब बात करते हैं, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मैटर्स पर नहीं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज पर भी कई सारी तफसील से समझाते भी हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर किस तरह की सिनर्जी बन सकती है, आगे कौन से स्पेसेस और सेक्टर बेनिफिटेड हो सकते हैं, तमाम सारी बातें। इनफैक्ट आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, आप कुछ खास कवरेज भी आगे देखने वाले हैं। मगर मुझे लगता है कि जो रैली हमने इन स्टॉक्स में देखी है अब थोड़ी थम सकती है, स्पेशली कंज्यूमर टेक और फिनटेक स्टॉक्स। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ साइज, यह दोनों साथ आ रहे हैं। इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका डेवलप्ड है। तो जब पॉपुलेशन और पावर, जब ग्रोथ और एक्सपीरियंस, ये जब साथ आता है तो ये नहले पे दहला वाला मोमेंट होता है। पूरे समीकरण में वैल्यूएशन कहाँ महंगे हो गए हैं? न्यू एज में महंगे लगते हैं, डिफेंस में भी मुझे महंगे लगते हैं। चलिए, तो आप ये खास कॉन्वर्सेशन आज 4 बजे बिल्कुल देखना ना भूलें, और इसमें खास
खास चर्चा भी की है मोदी जी की इस यूएस दौरे की भी। चले, लेकिन इस बीच अब प्री ओपन में बाजार जो निफ्टी पर जो टिका रहे हैं, बैंक निफ्टी पर तो बाद में ही आएंगे, लेकिन निफ्टी पर जो टिक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से 50 पॉइंट्स का दबाव दिख रहा है आपको, लगभग 25 पॉइंट्स का दबाव आपको निफ्टी पर दिख रहा है, जो शायद गैप कवर भी हो जाए, और सेंसेक्स पर लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का दबाव आपको दिख रहा है। लेकिन इस बीच दूसरे स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर हम चर्चा कर सकते हैं, और क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स में हमने देखा कि बजाज ऑटो पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई। इनफैक्ट रवि से समझते हैं कि उनका व्यू बन क्या रहा है। रवि, आप ऑटो स्पेस में टू व्हीलर स्पेस को अगर कवर करते हो, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी और टारगेट बहुत बड़ा दे दिया 5400, और ये चल रहे हैं स्टॉक्स अब इनके लिए। बजाज ऑटो ने तो इनफैक्ट एक यूके में लॉन्च भी करना है ट्रायम्फ, अपनी नया वेरिएंट, नए मॉडल को भी, और अब इनके लिए जो दूसरे कंसर्न्स थे, टू व्हीलर डिमांड रिवाइवल भी दिख रही है, और ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी अच्छे हैं। एक्सपोर्ट्स एक पीछे बड़ा रीज़न था कि शायद हो सकता है नाइजीरिया से एक्सपोर्ट्स की फिगर्स शायद वहाँ गड़बड़ जाए, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पैरेलल रेट्स पे वहाँ की इकॉनमी चल ही रही है। सो एक्सपोर्ट मार्केट में, और क्योंकि बजाज ऑटो का बड़ा शेयर है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रियंका जी, आप बजाज ऑटो के ऊपर अगर देखते हैं तो बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के जो 3 दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें तीनों में ये रैली देखने को मिलेगी। बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, और दूसरा अगर जाते हैं तो मुझे लगता है मारुति भी इसी तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से बजाज ऑटो इस समय 4621 का है, डिमांड के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डे टू डे एक्टिविटी में भी इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। फंडामेंटल आपने इम्पैक्ट बता ही दिया है, और खास तौर से मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है, और इन्वेस्टर को क्या चाहिए, मुझे लगता है ये चीजें सफिशिएंट है इन्वेस्टर को कि उसको अच्छे रिटर्न्स मिले, अच्छा स्टॉक मिले। तो इस बार दिग्गज ऑटो स्टॉक्स में आपको एक्सट्रीम रैली देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो के अलावा भी आप अपने पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन रखें, लेकिन बजाज ऑटो का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट देखते हैं तो मुझे 5000 दिखाई देता है, और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ही दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और इन्वेस्टर के लिए इस समय रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, तो इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, इस बीच रुपए की भी ओपनिंग हुई है, 12 पैसे कमज़ोर ओपनिंग आज आप रुपए की देख पा रहे हैं। थोड़ा मार्केट के लिए उतना भी अच्छा नहीं होता है, एक पॉइंट जो कमज़ोर ओपनिंग रुपए की होती है। एक्शन स्टॉक्स हमने कंपाइल कर लिए, पूजा आपको बताने वाली है वो सभी के सभी एक्शन स्टॉक्स। पूजा बताएं। गुड मॉर्निंग जी। आज श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी और टिमकेन इंडिया जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पर फुटसी के ने फ्री फ्लोट एडजस्टमेंट की घोषणा की है, जिसके बाद श्रीराम फाइनेंस में 156 करोड़, एचडीएफसी एएमसी में 131 करोड़ और टिमकेन इंडिया में 74 करोड़ के इन्फ्लो आने का अनुमान है। सारेगामा यहाँ पर भी नजर रखिए, हमने आपको पहले ही खबर दे दी थी, खबर करम है सेगमेंट में, जिस पर की मुहर लग चुकी है। एनसीएलटी कोलकाता ने कंपनी के ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के विलय को मंजूरी दे दी है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन प्रमोटर ने 8 लाख शेयरों की बिकवाली की है, हिस्सेदारी करीब 3.8% की है, और जिसमें सामने एक्सिस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और सोसाइटी जनरल जैसी कंपनियों ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदी है। एथर इंडस्ट्रीज भी काफी समय से फोकस में है, और कंपनी ने 750 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है QIB के जरिए, जिसमें कि जो मेन अलॉटीज हैं उसमें SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडलवाइज म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां शामिल हैं। आखिर में आज पेंट कंपनी और एविएशन कंपनियों पर नजर रखिए, जैसे कि इंडिगो, एशियन पेंट्स, कांसाई नेरोलैक जैसी कंपनियां आज फोकस में रह सकती है। बर्जर पेंट जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड में यानी कि कच्चे तेल में 4% तक की गिरावट हमने देखी बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 बेसिस पॉइंट के बढ़ोतरी करने के बाद। तो ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हुई उसका असर कच्चे तेल पर देखने को मिला, और आज इसका असर जो है वो इन एविएशन कंपनियां और पेंट स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूजा इस सारे के सारे एक्शन स्टॉक्स आज बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शिल्पा राउत इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे आज की उनकी पिक समझ लेते हैं। शिल्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग ट्रेंड समझेंगे
तो बैंक निफ्टी में देयर इज नो डिसाइसिव डेटा पॉइंट जो हम लोग इसमें हाईलाइट करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे डाउनसाइड है या अपसाइड है। कंप्लीटली रेंज बाउंड है, जहाँ पे 43,000 पे सपोर्ट है एंड 44,200 पे रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू प्ले द रेंज। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो 200 पॉइंट्स का ही रेंज प्ले अभी हो रहा है, जहाँ पे 18,900 पे रेजिस्टेंस आ रहा है एंड 18,700 के जोन्स पे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो दोनों इंडाइसेस अभी एकदम रेंज प्ले में है, तो नथिंग मोर टू डू एंड नथिंग मच टू टॉक अबाउट। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे, ऑफकोर्स बजाज ऑटो रेडार में है और यहाँ पे भी अगर हम लोग ऑप्शन चेन समझेंगे तो 4500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हैं जो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट आपको दे रहा है, और टारगेट्स टुवर्ड्स 4900 टू 5000 वेरी लाइकली, जो जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स आर अनवाइंडिंग द पोजीशंस एंड अपसाइड में टारगेट बिल्ड होते देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बजाज ऑटो पर एक और रिकमेंडेशन, पॉजिटिव ब्रोकरेज और रिकमेंडेशंस भी। शिल्पा गुड मॉर्निंग। अब ना क्योंकि आज 18 आवर्स स्वदेश पर हम स्मॉल कैप का जश्न मनाने वाले हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कई मौके बन रहे हैं और इसके साथ हम जोड़ देते हैं मॉनसून के इम्पैक्ट को। मॉनसून के साथ साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक उछाल हम देखते ही हैं, और स्मॉल कैप फर्टिलाइजर कैटेगरी का एक स्टॉक कल काफ़ी अच्छा चला है। स्टॉक का नाम था पैरादीप फॉस्फेट। पैरादीप फॉस्फेट पर एंटी की एक रिपोर्ट आई, इन्होंने टारगेट इनिशिएट किए हैं और 72% के रिटर्न पोटेंशियल्स उन्हें करंट मार्केट प्राइस से नजर आते हैं। इनका ये कहना है कि री रेटिंग यहाँ पर पूरी तरह से संभव है। पिछले एक्विजिशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं और बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। फर्टिलाइजर स्टॉक यहाँ से उछाल तो दिखाने ही वाले हैं। इसमें पैरादीप फॉस्फेट चल भी गया है, लेकिन क्या यहाँ से भी मौके बनेंगे? स्टॉक्स पे ऑन इक्विटी आई कांट कमेंट, बट ऑफ कोर्स अगर आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात की है तो ये स्पेस में अगर आप देखेंगे तो जेएनएफसी और कोरोमंडल में भी बहुत अच्छा मोमेंटम है, जहां पे हम यहाँ पे एफएनओ काउंटर्स में भी आप ध्यान दे सकते हैं। कोरोमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे 940 जोन्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां से मुझे लगता है टारगेट्स टुवर्ड्स 980 टू 1000 आपको देखते हुए मिलेगा। तो आप इस पे भी अपना नजर बना के रख सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल जेएनएफसी स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, लेकिन पैरादीप फॉस्फेट कुछ क्या आप अपनी राय देंगे? पैरादीप फॉस्फेट पर कल स्टॉक में भरपूर एक्शन था। देखिए इस न्यूज के चलते यहाँ पे हमने वॉल्यूम एक्शन में बहुत शार्प अपटिक देखा था। अब टेक्निकली हम देखें तो अच्छी बात यह है कि 63-6350 का जो इसका कंजेशन जोन था उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है, और टिपिकली हमने देखा है कि जब ऐसा बड़ा वॉल्यूम एक्शन होता है तो फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने मिलती है। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आज भी इस स्टॉक में हमें एक अपटिक देखने मिले। हो सकता है कि यहाँ से जो मूव है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रादर इतनी मैग्नीट्यूड में इतनी बड़ी ना हो, लेकिन डायरेक्शनली डेफिनेटली ऊपर की तरफ रह सकती है। सो यहाँ पे अगर कोई ट्रेडिंग के लिहाज से फ्रेश पोजीशन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 65 का आपका पहला टारगेट रहेगा, और जो दूसरा टारगेट है ये 68 के करीब निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ रखूंगा जरा सा नीचे, करीब 61 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। तो अच्छा खासा वॉल्यूम बैक अप मूव है, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है। तो जो ये मोमेंटम है, ये अप मूव है, ये यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकता है। मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। 7% की मूव के बाद भी आप इसमें अपना बाइंग इंटरेस्ट रख सकते हैं। लेकिन आज की बड़ी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कौन सी है? शेषा हमारे लिए बिग बोल्ड ब्रोकरेज कंपाइल करके लाई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शेषा बताएं। आज बिग बोल्ड ब्रोकरेज में वोल्टास की रिपोर्ट आई है, यूबीएस से रिपोर्ट आई है वोल्टास की, जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस जो पहले 1200 रुपीज़ पर शेयर था वो अब घटाकर 840 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। सिग्निफिकेंट टारगेट प्राइस रिडक्शन है, जिसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। यूबीएस का मानना है कि इंडस्ट्री जो चैलेंजेस फेस कर रही है वो अब कंटिन्यू हो सकते हैं कुछ और क्वार्टर्स के लिए। कंपटीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एसी सेगमेंट में ओवर कैपेसिटी है, और कंपटीशन की बात करें तो उनका मानना है कि कंपटीशन के चलते प्राइसेस कम होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके चलते मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में। यूबीएस ने अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी घटा दिए हैं। FY24 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स 22% से और FY25 के अर्निंग्स एस्टिमेट्स 31% से घटा दिए हैं। बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट है जहां उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को 1200 रुपीज़ प्रति शेयर से, अब टारगेट घटाकर 840 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। ओके ठीक है, तो वोल्टास पे आप देखेंगे तो टारगेट को घटाया और डाउनग्रेड किया है। आशीषा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार रवि सिंह आपका इस पे व्यू पॉइंट चाहिए। वोल्टास एक सीजनल प्ले भी है, बट यूबीएस को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है शेयर।
इस समय अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से निकल के आई है और खास तौर से जब गाड़ियों के एसी की बात की गई तो उसका जो बेनिफिट है वो अदर स्टॉक्स को देखने को मिलेगा। लेकिन वोल्टास कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जब इस बार समर सीजन शुरू हुआ तो उसके बाद एक सेल्स में जंप जरूर दिखा था, लेकिन वो ज्यादा दिन स्टेबल नहीं रह पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 800-850 के पास आके स्टॉक वापस से थकता हुआ सा नजर आएगा। तो अभी के बेसिस पे अगर देखते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, गिरावट में 720 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके कंपैरिजन में, अगर वोल्टास के कंपैरिजन में आपको एक अदर स्टॉक बताता हूं जिसको कि आप शिफ्ट कर ले या स्विच कर ले, जो लोग देख रहे हैं तो उनको शायद ज्यादा बेनिफिट होगा। मुझे लगता है अंबर इंटरप्राइजेस को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। टारगेट्स के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो यहाँ से अभी भी 16 से 18% से ज्यादा की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। आप बेटर है अगर आप वोल्टास में निवेश करके रखते हैं 6 महीने या 8 महीने या 1 साल का व्यू रखते हैं तो आपको रिटर्न्स प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो बेटर है इसी सेगमेंट में दूसरे स्टॉक स्विच कर जाए जो कि आपको बेटर रिटर्न दे पाए। तो यूबीएस को भी वोल्टास इस वक्त इतना पसंद नहीं आ रहा, तभी इन्होंने रेटिंग घटाई है, बाय से न्यूट्रल की राय दी। और रवि का भी ये कहना है कि वोल्टास में नहीं निवेश कर सकते तो क्या हुआ, ऐसी कैटेगरी ऐसी थीम का एक स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइजेस, वहाँ पर आप नज़र बनाकर चलें और वहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में बाइंग की जा सकती है। लेकिन चलिए, ये तो आपने बिग बोल्ड ब्रोकरेज जानी। हमारा दूसरा खास सेगमेंट क्या खबर है, इसका सक्सेस रेशियो भी काफ़ी बड़ा है। आइए जानते हैं क्या खबर में आज क्या खास है। क्या खबर है कि जबरदस्त स्टॉक्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए। बताइए शरद, कौन सा स्टॉक और उस पर खबर क्या है? जी बिल्कुल, एचसीसी जो है फोकस में रहने वाला और हमारे सूत्रों से पता चला है कि एक बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है प्रेफरेंशियल शेयर इशू के लिए। अब याद रखें, यहाँ पे प्रमोटर्स तो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करेंगे, और जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल नेम्स है बाजार के, वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब याद रखिए, प्रमोटर्स का लगभग 19% स्टेक जो है होल्डिंग कंपनी में है, जिसका वैल्यू आता है लगभग 600 करोड़ रुपए। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 14% का उछाल दिया था कल के ट्रेड में। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि जो उनकी डिलीवरीज आई थे, वो सबसे ज़्यादा डिलीवरीज देखने मिले थे, लगभग 10 करोड़ शेयर्स के, यानी कि ऑलमोस्ट 40% जो टोटल वॉल्यूम है उसका डिलीवरी हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा, अहम कुछ ट्रिगर्स भी हैं कि स्टॉक के लिए जो आगे जाते हुए इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ट्रिगर है कि उनके ऑर्डर बैकलॉग में जो है बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है, लगभग 15,000 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। और याद रखिए, कंपनी ने अपनी जो डेट कार्व आउट प्रोसेस है वित्त साल 2023 में कंप्लीट कर दी थी, जहां पे 308 करोड़ का जो है डेट कम हो गया था, कर्ज कम देखने मिले थे। और आखिर में बॉम्बे के 2 अहम प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे री रेटिंग हो सकती है। एक है आपकी कंप्लीशन जो मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट चल रही है उसका, और दूसरा है आपके मुंबई के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेके। राइट, काफ़ी दमदार खबर आप लेकर आए हैं शरद। तो एचसीसी कल की ये न्यूज़ से तो एक वैलिडेशन दिखती है, क्योंकि कल जिस तरह की मूव है, और इनफैक्ट खबरें ऐसी भी हैं कि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, एचसीसी को नज़र में रखना होगा, ऑर्डर विजिबिलिटी एक बड़ा नाम जुड़ सकता है और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के साथ आ सकते हैं, देखना होगा। इसे आज वॉच आउट करेंगे। अभी तो फिलहाल प्री ओपन में आपको ये 2% नीचे दिख रहा है। एक बार एचसीसी पे चार्ट चेक ले लेते हैं। कुछ आपने इसके चार्ट चेक किए, स्ट्रेंथ है फर्दर? प्रियंका बिल्कुल, और देखिए काफी समय से ये अप मूव चला रहा है। कल का तो जो मूव था ये डेफिनेटली एक ब्रेकआउट था, बट यहाँ से आप देखिए और ऊपरी लेवल्स आपको बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। हालांकि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, बट 22 एंड 2350 के जो लेवल्स हैं इनके लिए बाय करें, 1950 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ओके ठीक है, तो मार्केट की अब ओपनिंग होने को है, 30 सेकंड बाद बाजार ओपन हो जाएंगे। पहले जरा देख लेते हैं निफ्टी के आज के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन कौन से होंगे। अगर आप देखेंगे तो आज शुरुआत आपको कोई भी एक ऐसा शेयर्स नहीं दिखेगा जिस पे 1% से ज़्यादा की हो। गिरने वाले शेयर्स में भी 1% हिंडाल्को और एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स में दिखेगा। ये आप 29 पॉइंट की गिरावट के साथ देखेंगे, फिर से 18,800 के नीचे आ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट है, 700 का है, 600 का है और मेगा सपोर्ट 500 का है। जब तक ये तीनों रेंज के नीचे नहीं जाते तो ट्रेंड रिवर्सल जैसा तो कोई बात ही नहीं उठेगी। अभी 6 सेकंड बाद आपको एडवांस डिक्लाइन चेक करके सौदे लेना है। पहले 10-15 मिनट रुक जाना चाहिए। हाँ, जिनके पास पुट्स हैं, जिनके सौदे शॉर्ट के हैं, उनका कंफर्ट लेवल आज भी थोड़ा ज़्यादा है। 946 शेयर ऐसे हैं जो कि आज एडवांसेस के साथ खुले हैं, उसके सामने खड़े हैं 400 शेयर। एडवांस डिक्लाइन
उसके बावजूद भी ठीक है, जब आप 34 पॉइंट कमज़ोर खुल रहे हैं, उसके बावजूद भी 900 शेयर आपको मिले हैं। इसलिए ना ही मार्केट अभी अपना सपोर्ट तोड़ेगा आप जल्दी और ना ही इसको रेजिस्टेंस ब्रेक करने की या ऊपर आने की जल्दबाजी होगी। हो सकता है आज के शुरुआती गैप के बाद मार्केट थोड़ा ड्रैग करने के बाद एक सपोर्ट पे फिर से आपको परेशान करे और डल सेशन के तौर पर सेशन कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उतना भी खराब ओपन नहीं है, एडवांस डिक्लाइन उतना भी खराब नहीं है। और इंडिया विक्स 5 मिनट के बाद हम और चेक कर लेंगे, हालांकि 13.5 तक तो पहुंचेगा भी नहीं, अगर पहुंच भी जाता तब भी घबराने की बात नहीं है। जल्दी से चेक करते हैं आज शेयर कौन से चल रहे हैं। एशियन पेंट एज यूजुअल क्रूड का इम्पैक्ट है। डॉक्टर रेड्डीज हमने आपको बताया था आज शुरुआत में, वो करीब 19 रुपये ऊपर है। ध्यान रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा पोजिशनल प्ले है, अगर आपको शुरुआत में कुछ पैसे मिल रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, आप बुक करना चाहें, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो इसको रखिए ज़रूर, ये अच्छा प्ले देके जाएगा आपको। LNT भी आज ऊपर है, 8 पॉइंट है। आज आदित्य की एक कॉल थी। NTPC, बजाज ऑटो पे अभी काफ़ी चर्चा हुई है रिपोर्ट के बाद। शिल्पा की भी कॉल थी। कोल इंडिया के अंदर आज हमको शुरुआती हल्की सी बढ़त आती हुई दिखी है, बस ये कुछ एक शेयर है निफ्टी के जो टॉप गेनर्स बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट एशियन पेंट्स को, फिर ICICI को और फिर डॉक्टर रेड्डीज को है। अब आते हैं कमज़ोर शेयर्स पे। हिंडाल्को के अंदर आज वीकनेस है, टेक महिंद्रा के अंदर आज वीकनेस, ONGC के अंदर आज वीकनेस, अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर आज वीकनेस है। आज वीकनेस आपको देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी, और SBI भी आज करीब 0.5% नीचे है। जब मैं सर्च कर रहा हूँ कि कितने शेयर बढ़ने और घटने वाले हैं, तो मेरे को ज़्यादा शेयर्स में कमज़ोरी दिख रही है, और ये आपको टोटल निफ्टी के शेयर्स में दिख रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय 55 पॉइंट की गिरावट देख पा रहे होंगे। अब एडवांस डिक्लाइन कांटे के टक्कर पे है, थोड़ी देर में स्विच ऑफ भी हो सकता है, यानी कि डिक्लाइंस बढ़ सकते हैं, एडवांसेस कम भी हो सकते हैं। अब मार्केट अपने एक और क्रिटिकल सपोर्ट की तरफ पहुंच गया, 18,700 के। ये हीट मैप के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज आपको स्क्रीन ज़्यादा लाल दिख रही होगी, और ये बात साफ दिख रहा है कि सिर्फ क्रूड वाले बेनिफिट्स को छोड़ दिया जाए और थोड़ा बहुत डिफेंस वाले शेयर्स को, तो ज़्यादातर शेयर आज प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में फिर से हैं। ब्लॉकडील वाले 2 शेयर, लैंडमार्क, ऑर्किड केमिकल्स, इन दोनों में आज शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। अब आपको प्रियंका बता रही है, मानसी बता रही है, छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय के पोजीशंस क्या है मानसी? बिल्कुल, तो मझोले शेयर्स की शुरुआत भी म्यूटेड हुई है, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन ढेर सारा है। पहले मिड कैप काउंटर्स पर एक बार नजर डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स में भले ही म्यूटेड स्टार्ट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है अच्छा खासा नजर आया। ट्राइडेंट स्टॉक का जिक्र हमने किया था बाजार खुलने से पहले, न्यूज फ्लोज के चलते ये फोकस में भी रहता है। ट्राइडेंट के स्टॉक प्राइस में भी आप देखिए अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड्स खुलते हुए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मिड कैप रियल एस्टेट काउंटर्स पर लगातार हमारी नजर है, और यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन। MFSL का स्टॉक कल भी चल रहा था और आज भी इसकी ओपनिंग काफी मजबूत हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पॉलीकैप के चार्ट्स कल भी एक्टिव थे। कोरोमंडल, इंटरनेशनल, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिखा रहे हैं। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा की चाल कल हमने देखी थी सुस्त थी, इस वक्त मैक्स हेल्थ केयर जो है ये गिरावट देख रहा है। गिरावट में से खरीदारी का मौका समझे या नहीं, इस पर आगे बातचीत होगी। श्रीराम फाइनेंस पर भी खबर है, उस खबर का असर भी आप देख रहे हैं। लाल निशान के साथ करीब 2% की गिरावट। वोल्टास पर अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है उसमें अंडरवेट की रेटिंग है, और स्टॉक भी इसी तरह से मूव करता हुआ गिरावट के साथ नजर आ रहा है। लेकिन इसके ठीक सामने अगर आप स्मॉल कैप स्पेस देखेंगे, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन गिरावट से ज्यादा मजबूती के साइंस ज्यादा नजर आएंगे। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में BSE कल ये स्टॉक चला था और आज भी करीब 2% की तेजी के साथ। इंडेक्स में भले ही कमजोरी हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ढेर सारे स्मॉल कैप में मिलेंगे, और इसी के चलते आज ईटी नाउ स्वदेश पर स्मॉल कैप स्पेशल हम कई सारी आपके लिए फ्राइडे स्पेशल में लेकर आने वाले हैं। KRBL, ये जो वायर से रिलेटेड स्टॉक्स, इसमें अच्छा खासा एक्शन है और इन स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। और साथ ही KRBL के चार्ट्स देखिए करीब 1.5% की तेजी दिखाते हुए। एलगी इक्विपमेंट, एंजल वन, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स अगेन। फुटवेयर स्टॉक्स में भी इन दिनों एक्शन जो है स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट लेकिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैंपस एक्टिववेयर में आप देखेंगे क्रूड रिफाइनिंग काउंटर्स में MRPL और चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए। MRPL में तो पॉजिटिव एक्शन है ही, चेन्नई पेट्रो में भी क्या इसी तरह का एक्शन है, इस पर नजर होगी। करीब आधे से 1% की तेजी। मैन इंफ्रा के स्टॉक को देखिए, 680 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला और इसका एक इंपैक्ट है। और साथ ही SW सोलार की शुरुआत करीब 5% की तेजी के साथ। तो क्लियरली हमारी आज की थीम के साथ मेल खाता हुआ मार्केट, स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्शन, म्यूटेड स्टार्ट इंडेक्स वाइज नजर आ रहा है।
चलिए ठीक है, तो बाजार में थोड़ी सी तो आपको कल की जो एक कॉशियसनेस थी वो फॉलोड दिख रही है, ठीक है, लेकिन ट्रेड्स क्या है हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर वो समझ लेता, बहुत ही लेस स्ट्रेंथ दिख रही है, सिर्फ क्रूड डेरिवेटिव का ही एक ट्रेड दिख रहा है कुछ, ऐसे में आपके ट्रेड्स क्या होंगे आज के? बिल्कुल। और देखिए इंडेक्स पे हम 18700 का जो लेवल है निफ्टी पे एटलीस्ट देखें तो वो टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट वेट करना चाहूंगा जस्ट टू सी वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट कम्स इन द मार्केट। ऑप्शन डेटा भी कैसा सेटअप हो रहा है, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। और बैंक निफ्टी वापस 43 500 के जो लेवल्स हैं इसके करीब आता हुआ नजर आ रहा है। सो ये थोड़ा सा जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कॉशियस भी है, लेकिन यहाँ से अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या जो हमारे सपोर्ट जोन्स हैं निफ्टी पे 20 डे मूविंग एवरेज के वहां तक जाते हैं, उसके नीचे जाते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन जहां पे आपने स्मॉल कैप मिड कैप थीम की बात की, तो इसी सेगमेंट से एक स्टॉक है मेरे रेडार पे विच इज SSWL, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स जो है। इस स्टॉक में आप देखिए हमने पिछले 8 से 10 सेशन पहले एक बहुत ही शार्प अपमूव आते हुए देखा था, वॉल्यूम बैक अप मूव था, और वो मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। आज भी स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। सो अगेन एग्नोस्टिक ऑफ द मार्केट, द स्टॉक इज डूइंग वेल। तो ट्रेडिंग के लिहाज से कोई लेना चाहे तो यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री ले सकता है। 205 और 210 के जो दो लेवल्स हैं, इन टारगेट्स के लिए आप इसमें फ्रेश एंट्री लें। 190 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। सो दिस स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल, और पिछले 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर इसमें एक अपमूव नजर आ रहा है। शिल्पा भी समझ लेते हैं वो एफएनओ में क्या देख रही हैं। शिल्पा ने कोरोमंडल तो बोला, वहां पर अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। शिल्पा और क्या स्टॉक्स आ रहे हैं रडार पर? अभी के लिए मुझे लगता है ल्यूपिन पे ध्यान देना चाहिए। फार्मा तो वैसे भी अच्छा कर रहा है और डिफेंसिव प्ले हमेशा ऐसे मार्केट में फार्मा में रहता है, तो आप यहाँ पे ल्यूपिन फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं अराउंड 855 नाउ। सपोर्ट आपका रफली अराउंड 835 पे है एंड टारगेट्स टुवर्ड्स 880 टू 900। रतेश, आप लेंगे कोई स्मॉल कैप मिड कैप? कुछ स्मॉलर थीम्स और सबसेट्स तो चल रहे हैं लेकिन बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है अभी। क्या होगा आपके रडार पे? फार्मा, डिफेंसिव? बिल्कुल, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि इंडाइसेस में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा और कंटिन्यू वो थोड़ा सा देखने को भी मिल रहा है। तो ओपनिंग में मेरे हिसाब से जो आपने जिक्र करा था बीएससी का, वो उसी के साथ मेरे हिसाब से जाना चाहिए। कल के सत्र में काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली, एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, सभी की एवरेजेस के ऊपर निकल गया। तो मुझे ऐसा लगता है बीएससी में वे भी जाने ऊपर जाने की 650 तक के हमको टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। वो 580 रुपए में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुई हमारे एक्सपर्ट्स की, लेकिन अभी जो क्रूड डेरिवेटिव का ट्रेड चल रहा है, तो दो ट्रेड्स, क्या पॉसिबिलिटी इन्हीं ट्रेड्स की ज्यादा की है आज की? क्रूड डेरिवेटिव और दूसरा क्या डिफेंसिव, फार्मा जैसे काउंटर्स एक्टिव हो सकते हैं, एफएमसीजी जैसे काउंटर्स क्या एक्टिव हो सकते हैं। तो एक बार कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। ल्यूपिन तो अभी जिक्र किया ही शिल्पा ने। डिवीज लैब पर क्या लेंगे आप? एक्शन लेंगे, कोई कुछ ट्रेड लेंगे? सो देखिए डिवीज में एक रिकवरी है विच इज अंडरवे, तो मैं ट्रेड के लिहाज से इसको उतना स्ट्रांगली नहीं कंसिडर करूंगा, रादर देन मैं इसको पोजिशनली बिल्कुल लेना चाहूंगा। अब देखिए स्टॉक में जो हायर हाइस का पैटर्न बन रहा है और जो अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ये सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है, दिस इज अ वेरी गुड साइन। इसका 3500 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। सो ऑल इन ऑल आई विल टेक ऑल ऑफ दिस एज अ पॉजिटिव, बट जैसा मैंने बताया मैं ट्रेड के लिहाज से नहीं लूंगा इसको। इसमें वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही है, तो स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होके स्टॉक ऊपर मूव होगा, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। पोजिशनल बेसिस पे लें तो ये आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ा ज्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। इन दैट केस 3625 ये जो लेवल है ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा, एंड देन 3800 ये लेवल्स हैं जिसके लिए मैं डिवीज लैब में पोजिशनल बेट लेने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 3450 के जो जोन्स हैं इसके आसपास का लेके चले, अच्छा खासा सपोर्ट जोन वहां बना हुआ है। तो पोजिशनल बेसिस पे ही सही, बट डिवीज में आप इन लेवल्स के लिए पोजिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर बाजार को सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में कमजोरी है और ये कमजोरी ज़्यादा हावी हो रही है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। रियल्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी ये मौके दे रहे हैं बाजार में सेक्टर्स जो हैं, क्योंकि फार्मा की अगर बात करें लगातार वहाँ पर मूव्स पॉजिटिव रहे हैं। आज के बाजार को एक मौके के तौर पर ज़रूर समझना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में भी अगर आप देखें ऑटो एंसिलरी की चाल भी लगातार अच्छी बनी हुई है। इस बीच जहां फार्मा में डाउन टर्न्स हैं, रवि फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर आपका एक फंडामेंटल व्यू भी जानना चाहेंगे। ऑफकोर्स डॉक्टर रेड्डीज जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस म्यूटेड एक्शन में भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा फार्मा स्पेस को अगर आप देखेंगे आज कमजोरी देखने को मिली है मेजॉरिटी फार्मा प्लेज में। क्या राय होगी इस गिरावट में? फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में से किसी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है?
बिल्कुल देखिए, इस समय दो स्टॉक्स यहाँ पर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ओवरऑल आपने देखा ही है कि डॉक्टर रेड्डी में तो अभी अच्छा खासा मूव चल रहा है और मुझे लगता है कि 5200 तक ये मूव रुकता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन एक स्टॉक यहाँ पर इप्का लैब पे फोकस किया जा सकता है। 728 के पास ही स्टॉक चल रहा है और अच्छे खासे यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 850 तक के लक्ष्य आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इसमें यहाँ पर फोकस किया जा सकता है और मुझे लगता है एक बार आपको शुगर काउंटर भी जरूर देखना चाहिए। शुगर काउंटर्स इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कल खबर भी थी और इस खबर के बाद शुगर स्पेस में चीनी की मिठास लगातार बढ़ी है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे शुगर प्लेज में इस वक्त कमजोरी नजर आ रही है। धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, लगातार एक्शन में रहने वाले शुगर स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। इस बार एक बार राय लेते हैं, कुछ क्या राय होगी? गिरावट में शुगर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाए या इसे आप वॉच लिस्ट में रखेंगे? देखिए, एक अच्छे खासे रनअप के बाद थोड़ा सा इसमें हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दैट इज आल्सो विद पॉजिटिव बायस। तो मार्केट के साथ और एक अच्छे रनअप के बाद दोनों ही फैक्टर्स के चलते इनमें हमने कंसोलिडेशन देखा था, बट अब जो ये रिवाइवल आ रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे जो और फ्रेश ऊपर के लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। तो बलरामपुर चीनी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 415 का एक लेवल है जहां तक ये स्टॉक रनअप दिखा सकता है। एक बार वो क्रॉस होगा तो इसका जो रिसेंट हाई था 430 दैट विल कम इनटू प्ले। तो जो ये रिवाइवल हम देख रहे हैं ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे और अपसाइड मोमेंटम बाकी है। बलरामपुर चीनी में अगर आप फ्रेश एंट्री लें 395 का जो लेवल है इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के चले, एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपको मिल रहा है 400 प्लस के जो लेवल्स हैं यहाँ पे। ओके, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जब हम आईटी पैक पर कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट से, तो वो ये बात कह रहे थे कि आप, और इनफैक्ट आईटी पैक के स्टॉक्स को आप लेकर आए लार्ज कैप्स को, तो उस तरह की गिरावट नहीं है। इनफैक्ट जितने स्पेसेस, जिन सेक्टर्स में गिरावट है उनमें कम गिरने वाले स्पेसेस में से आईटी है, क्योंकि कितने हद तक प्राइस में ऑलरेडी आ चुकी है ये बातें कि डील मोमेंटम स्लो होगा, गाइडेंस लो करनी पड़ेगी, स्लो डाउन है। लेकिन यस, सेगमेंटेशन वाइज जो हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जहां जहां एक्सेंचर के जैसे टेलीकॉम स्पेस से वहां बड़ा हिट है, टेक महिंद्रा सबसे बड़ा लूजर है इस वक्त। अगर आप देखें लार्ज विंस, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन डील्स, उनमें टीसीएस जैसे के लिए इतनी बुरी खबर नहीं है, तो आप लीस्ट गिरने वाले काउंटर्स में से आप टीसीएस को देख रहे हैं। कंसल्टिंग बिजनेस या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ यूरोप से अगर है तो उसके चलते टीसीएस, कोफोर्ज, मैस्टेक, इनमें आपको इतनी बुरी मूव नहीं दिख रही। एक बार शिल्पा से समझते हैं कि आईटी स्पेस के मैक्सिमम काउंटर्स तो एफएनओ में है ही, आज कौन सी स्ट्रेंथ, कहां एक रिकवरी ट्रेड अटेम्प्ट हो सकता है? क्या टीसीएस या कोफोर्ज ये स्टॉक्स एक बार के लिए रिकवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं शिल्पा, या फिर क्लियरली बेटर वे टू मेक मनी इज टेक महिंद्रा को शॉर्ट करें? अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि आईटी में डेफिनेटली तो एक शॉर्ट बिल्टअप का एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपको वैसे प्ले करना चाहिए। अगर किसी को फिर भी यहाँ पे लॉन्ग जाना है तो मुझे लगता है बीसॉफ्ट थोड़ा बेटर प्लेस्ड है अगर आपको यहाँ पे आईटी में पार्टिसिपेट करना ऑन द लॉन्ग साइड। अदरवाइज टेक महिंद्रा इज डेफिनेटली अ गुड शॉट एंड यहाँ पे पेयर ट्रेड्स आपको बहुत मिलेंगे जहाँ पे मिड कैप आईटीज में थोड़ा आपको रनअप मिलेगा एंड लार्ज कैप्स में आपको यहाँ पे शॉर्ट्स मिल रहे हैं। तो आपको बिरला सॉफ्ट में और यहाँ देखिए तो ये फर्क तो दिखेगा आपको, जिन कंपनियों के लिए इतनी बुरी नहीं होगी, ये सेगमेंटेशन से वाइज अगर नहीं होगा जिन पर इम्पैक्ट ज्यादा, वो स्टॉक्स रिवाइव भी कर जाएंगे। बिरला सॉफ्ट हरे निशान में है, इनफैक्ट टीसीएस भी इतना बुरा इस वक्त नहीं दिख रहा। ठीक है, क्लियर ट्रेड जो शिल्पा को यहाँ दिख रहे हैं। आपका क्या व्यू रहेगा? कुछ आईटी में आप लेंगे कोई शॉर्ट ट्रेड? टेक महिंद्रा फर्दर शॉर्ट है? देखिए टेक महिंद्रा में मैं फिलहाल और ज्यादा शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। द रीजन इज कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है इसका बहुत क्लियरली 1090 का जो लेवल है इसके आसपास 1100 ऑल्सो, तो आप इस 10 पॉइंट के जोन को एक सपोर्ट जोन के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्टॉक देयर इज अ वेरी गुड चांस कि एटलीस्ट आज के लिए रेजिस्ट कर जाएगा और अदर सपोर्ट लेके होल्ड कर जाएगा। तो इसके नीचे अगर बहुत ज्यादा स्लिप होता है 1090 के अगर नीचे स्लिप होता है तो फर्दर वीकनेस आएगी, बट बाय द लुक ऑफ इट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। सो वील वेट एंड वॉच ऑन दिस वन। अगर 1090 के नीचे कोई फर्दर स्लिप आता है तब इसमें फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। वहां से फिर 1060 और 1030 के जो लेवल्स हैं ये ओपन अप हो जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अगर शॉर्ट लेना भी चाहें तो भी कंडीशनल रहेगा बिलो 1090। सुबह हमने आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में 2 शेयर्स बताए थे, एक डिफेंसिव शेयर्स बताया था फार्मास्यूटिकल्स का डॉक्टर रेड्डीज, और दूसरा एक कमज़ोर शेयर आपको बताया था कि ब्लॉक डील के इम्पैक्ट के बाद अब वो शेयर कमज़ोर हो जाएगा।
उस शेयर का नाम था श्रीराम फाइनेंस। एक बार आप दोनों जरा स्क्रीन पे लेके आइए। मार्केट वहीं का वहीं है, 90 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। थोड़ा निफ्टी भी कमज़ोर हुआ, बैंक निफ्टी भी कमज़ोर हुआ है, लेकिन ये दोनों शेयर्स अपनी अपनी चाल चलते हुए दिख रहे हैं। मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा पोजिशनल आप ट्रेड करें। ये श्रीराम फाइनेंस 2.5% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज 25 रुपये ऊपर। एक ही मार्केट है, एक ही मार्केट के अंदर जहाँ पे डाटा स्ट्रॉन्ग होगा वो पॉजिटिव दिखाएगा, जहाँ पे डाटा वीकनेस के साइन देगा वो कमज़ोर दिखाएगा। एक ही मार्केट, एक जैसा माहौल है दोनों के अंदर। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो डेरिवेटिव वाला सेगमेंट्स है, इसके जो स्टॉक्स हैं वो आपको काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन फिर से राइडर अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही ट्रेड करें। एक शेयर मेरे को और पता करना है शिल्पा राव से। शिल्पा, आप जरा चेक करेंगे, आज ना गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी शुरुआती आंकड़ा ठीक है, ये 1500 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग वापस आ सकती है? जी डेफिनेटली रियलिटी सेक्टर्स में स्ट्रेंथ बहुत है और इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे 1500 जोन्स पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आप 1480 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स टुवर्ड्स 1580 टू 1600 आप दे सकते हैं। ये हमारा पोजिशनल टारगेट भी है, जहाँ पे हम यहाँ पे क्लाइंट्स को बोलते रहते हैं टू स्टे इंटैक्ट 1600 जोन्स। इसके अलावा एक शेयर हमने कुछ दिन पहले आपको और भी बताया था कि वो शेयर आदि पुरुष मूवी के बाद वो शेयर चला नहीं, एक अच्छा ट्रिगर बन सकता था लेकिन वो कमज़ोर हो गया। उसका नाम है PVR INX। आज भी ये शेयर कमज़ोर है और अपने 50 दिन के एवरेज को बार बार टेस्ट करने पर ये और शेयर कमज़ोर हो जा रहा है। बस मेरे को खुश आपसे यही पता करना है, ये ना अपने एक बेस जोन में एंटर कर चुका है अब, जहाँ पर इसको एक सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। हाँ, 1360 1370 के आसपास का ये। अब इसको शॉर्ट करना कितनी समझदारी है, या फिर रुक जाएं, अब शॉर्ट नहीं करें, जो होना था हो गया, जो पनिशमेंट मिली थी मिल गई। जी हाँ, और देखिए पिछली बार जब हमने बात की थी, यही कहा था कि ये स्टॉक के जो फॉर्च्यून्स हैं एटलीस्ट नियर टर्म में वो आदि पुरुष मूवी के साथ लिंक्ड हैं। सिंस द रिस्पांस वाजंट ऑल दैट ग्रेट, स्टॉक स्लाइड हो रहा है, तब हमने एक शॉर्टिंग की बात की थी करीब 1400 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1350 1340 का जो जोन है ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अब शॉर्ट करना आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगा। फ्रेश शॉर्टिंग करना चाहें तो 1350 के नीचे अगर ये स्लाइड होता है तब करें। अब तो यहाँ पे शॉर्ट जिन्होंने पहले किया हो उनके लिए प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। शॉर्ट किया है, प्रॉफिट बुक करने की राय यहाँ पर मिलती हुई। लेकिन अशोक लेलैंड के चार्ट्स को पुल अप करते हैं और अशोक लेलैंड, रत्नेश आपसे जानना चाहूंगी, अशोक लेलैंड के चार्ट्स हम गिरावट आज देख रहे हैं, बिकवाली का दबाव है, लेकिन धीरे धीरे ही सही स्टॉक मूव जरूर करता है। 130 के लेवल से करीब 3-4 महीनों में हमने देखा है 160 170 तक के लेवल्स और 170 तक के लेवल्स तक भी जा गया है ये स्टॉक। गिरावट में अशोक लेलैंड क्या खरीदना चाहिए? बिल्कुल, अशोक लेलैंड का चार्ट देखेंगे, एक बड़ी पिक्चर आप देखेंगे तो काफी कुछ अच्छा फॉर्मेशन इसका बना है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिल रही है। इसने प्रीवियस काफी अपने पुराने हाई के निकालने की भी कोशिश करी, तो डेफिनेटली उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रेशर आया, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पूरा स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव बना हुआ है। इसको गिरावट में जरूर खरीदारी करना चाहिए। 155 रुपए का लेवल है, 155 रुपए के आसपास कहीं पे मिलता है तो एक अच्छी बाइंग इसमें बनेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी वहाँ पे भी फेवर में बनेगा। वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 140 रुपए का, और वापिस से इसमें टारगेट हमको जो आते हुए दिखेंगे पोजिशनल वो 175 और फिर 190, ये दो टारगेट हमको आते हुए दिखेंगे। तो 155 रुपए के आसपास इसमें जरूर खरीदारी करना चाहिए। ओके, खरीदारी के मौके बनते हुए एरोस्पेस एंड डिफेंस में लगातार फोकस है और ये स्टॉक अच्छा चल भी रहे हैं। कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के काउंटर में जो मूव नहीं था वो आज आ गया है। इनफैक्ट शिल्पा, लॉन्ग्स बिल्टअप यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। HAL के काउंटर में 1.5% की तेजी। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? जी HAL की बात करेंगे तो हमने एक रिसेंट टाइम्स में इसमें मोर देन 1000 पॉइंट्स का रैली देखा है ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यूज, जो कल हमको कंफर्मेशन भी मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग पहले आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि द स्टोरी इज वेरी स्ट्रांग बिहाइंड इट, तो यहाँ पे मुझे लगता है 4200 से 4400 टारगेट्स इंटैक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप बाय करेंगे ऑन ट्रांचेस टूवर्ड्स 3500 तो बेटर है, आप अभी भी कीजिए। और थोड़ा थोड़ा ट्रांचेस में ऑन डिक्लाइंस आल्सो बाय, बिकॉज मार्केट भी थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो बट द लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर 4400 इज देयर। लॉन्ग टर्म स्टोरी तो है इंटैक्ट, लेकिन एक बार शिल्पा आप FNO में बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प की पोजीशनिंग पे एक बार बताएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ काउंटर्स भी हैं। क्या इनमें कोई FNO ट्रेड भी है आपके पास?
डेफिनेटली मैंने सुबह ही बजाज ऑटो की बात किया है। अगर आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड भी लेना है तो जस्ट बिलो 4600 आप फ्यूचर्स में इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, प्रोबेबली 4590। यहाँ पे टारगेट्स टुवर्ड्स 4800 वेरी लाइकली अचीवेबल है। ठीक है, ओके। फ्यूचर्स में आप बजाज ऑटो को लेने की सलाह दे रही हैं। इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इसलिए शायद ये पॉजिटिव भी, अदरवाइज ये टू व्हीलर स्पेस अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ओवरऑल ऑटो पैक में मूवमेंट है ही। लेकिन इस बीच आज थोड़े से जो कंज्यूमर काउंटर्स सबड्यूड हुए हैं पिछले 2-3 दिन में, इनमें क्या बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए? टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे कुछ, क्या आप इन्हें डिप में खरीदेंगे? बिल्कुल। और देखिए ये जो डिप आया है ये इन महज एक प्रॉफिट बुकिंग का ही दौर है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा सेटल होने दें, बिकॉज आज ये सेकेंड डे ऑफ फॉल है, स्टॉक अभी तक सेटल नहीं हुआ है। मेरी जो नजर रहेगी ये 820 का जो लेवल है यहाँ पे रहेगी, जहाँ पे इसका एक सपोर्ट जोन भी है, प्लस इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो दो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो जहाँ पे ये फॉल एक बार के लिए थम जाएगी और स्टॉक हमें रिवाइवल का सिग्नल देगा, वहां से लेंगे। तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा किस पॉइंट से टर्न होगा, बट डेफिनेटली अगर हमें जहां पे भी ये स्टॉप होते हुए नजर आते हैं वहां से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक लॉन्ग ट्रेड फिर से इनिशिएट किया जा सकता है। 875 का जो लेवल है वहां से स्टॉक स्लिप होते हुए नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका एंट्री पॉइंट अच्छा है, लेकिन वी डोंट नो हाउ डीप कैन द स्टॉक गो। तो 820 के लेवल पे ध्यान रखें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से टर्न अराउंड हो सकता है। इफ दैट हैपेंस तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन उन लेवल से इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप अभी इंडिया विक्स को चेक कर रहे हैं तो विक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। ये फियर इंडेक्स है, डर का सूचक है, ये ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। एक और पॉइंट है, मार्केट में अगर आप बैंक निफ्टी को क्लियरली वॉच कर रहे हैं ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे सिग्नल दे रहा है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। आप इसको आवरली चार्ट पे डालेंगे ना, तो बैंक निफ्टी के पास 45,500 के आसपास का एक मेगा सपोर्ट है, इसका एरिया है वो, वहाँ से अच्छा पुल बैक करके बैंक निफ्टी वापस ऊपर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी क्लियरली आपको ज़्यादा कमज़ोर होने नहीं देगा, ये आप देख पा रहे हैं। और निफ्टी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर कोई इमीडिएट सपोर्ट नहीं है। अब उस 600 के लिए 75 पॉइंट और टूटना पड़ेगा, बट बैंक निफ्टी के पास इमीडिएट सपोर्ट है। इसलिए आज शुरुआत में ऐसा देखने पे लग रहा है कि एक डल से लेके नेगेटिव सेशन रहेगा मार्केट का। पुल बैक आने में, थोड़ा रफ्तार आने में हेल्प टाइम लगेगा, लेकिन आज डल टू नेगेटिव सेशन रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो ऑप्शनल ट्रेडर हैं जिनको ऑप्शंस में काम करना है, आज अपनी लिस्ट में ना रिस्क रिवॉर्ड पुट्स में चेक करना, और वो 29 तारीख वाली एक्सपायरी में भी कर सकते हो आप। कॉल्स में जल्दी जल्दी चेक मत करना, वहाँ पर आपको पुल बैक जो मिलेगा वो फेक मिल सकता है। ठीक, तो इसलिए फिलहाल अभी आप 2% विक्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, करीब 250 पॉइंट अब आ चुका है निफ्टी नीचे। आते हैं, बढ़ते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ जहां पर आज शुरुआती मोमेंटम ठीक मिल रहा है, या फिर ऐसे शेयर्स जहां पर आज कुछ ट्रेड बनता है कि नहीं। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर वीकनेस बढ़ी है, 4% नीचे आ गया है ये शेयर। एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खुल रही है क्या? खुश, एक बार चेक करेंगे, अगर है तो किस प्राइस पे है। इस राइडर को हटाते हुए कि बहुत वॉलेटाइल शेयर है, वो तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल डिम्पी, देखिए अगेन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट थोड़े से और निचले स्तरों पे, क्योंकि स्टॉक ग्रेजुअल डाउन ट्रेंड में है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अगर मैं देखूं तो मार्च के बाद से लेट फेब मार्च के बाद से जो वॉलेटिलिटी है इस स्टॉक में एक्चुअली काफी सबसाइड हो गई है। तो जो हमने हिंडनबर्ग न्यूज का पूरा इम्पैक्ट देखा था, तब वॉलेटिलिटी जो स्पाइक हुई थी उसके बाद से वॉलेटिलिटी भी सबड्यू हुई है, बिकॉज स्टॉक स्पेंड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम 100 से 200 पॉइंट की रेंज में, और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से इन अ वे अच्छा है कि भाई इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी अब उनको नहीं हैंडल करनी पड़ती। सो दैट सेड, मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें वेट करें। इसमें लोअर हाइस का एक बहुत क्लियर पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है स्टॉक प्रेशर में रहे आने वाले कुछ समय में। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी हमें थोड़ी सी स्लगिशनेस दिख रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो 2200 एंड 2150 के जो लेवल्स हैं, दो रादर जो जोन है, इसमें आप बाय करें तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। वहीं पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज और एक बहुत लंबा सपोर्ट जोन जो है ये कन्वर्ज हो रहा है। तो उसके आसपास जब स्टॉक में एक आपको ठहराव जिसे कहते हैं वो नजर आए, तब बाय करें। तो यहाँ से आई थिंक 50-100 पॉइंट्स और डाउनसाइड का स्कोप है। वंस दैट इज कवर्ड, फिर हम इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट करेंगे। ग्रेजुअली अगर आप चाहें तो इन पार्ट्स ट्रांचेस में आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी में अभी बाय नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक हल्के से डाउन ट्रेंड में है।
यहाँ पर 1500 रुपए तक नीचे जाने के यहाँ पर संकेत नजर आ रहे हैं, इसलिए इसे इस वक्त वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन शुगर शेयरों की मिठास लगातार बढ़ रही है और ये क्यों बढ़ रही है इस पर बस थोड़ी देर में, चंद मिनटों में आपके लिए एक खास डिटेल डिस्कशन हम लेकर आने वाले हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट बिल्टअप इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये शॉर्ट बिल्टअप, शिल्पा आपसे जानना चाहेंगे, सीमेंट प्लेयर्स पर आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी और ब्रोकरेज रिपोर्ट यही कह रही थी कि सीमेंट मेजर्स जो हैं यहाँ से प्रदर्शन जो है उसमें कमजोरी आ सकती है और सीधी बात है क्योंकि मॉनसून का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सीमेंट प्लेयर्स में इस वक्त रैमको सीमेंट के काउंटर को देखें, यहाँ पर मेजर शॉर्ट 0.5% तक की गिरावट आप कैश में भी देखेंगे और एफएनओ में भी शॉर्ट बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक, एसीसी जैसे काउंटर्स पर? रैमको सीमेंट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट पे यहाँ पे आई नॉट सजेस्ट, बिकॉज ऑप्शन चेन में वी हैव दिस रेंज इन बिटवीन 900 से लेके 1000 में, तो यहाँ पे तो इनफैक्ट दिस रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट अभी इमीडिएट बाय नहीं करना चाहिए। वेट कीजिए टूवर्ड्स 910 आपको मिले तो आप डेफिनेटली बाय कीजिए रैमको सीमेंट। वहां पे हम लोग अल्ट्राटेक की बात करेंगे तो 8000-7800 जोन्स में एक मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे, तो अगेन बाइंग टुवर्ड 7800 आपको ज्यादा वायबल रहेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 8400 अगेन। ओके, चलिए, तो ये राय सीमेंट प्लेस में इस वक्त कॉशियस नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच अब बात करते हैं शुगर स्टॉक्स के। शुगर सेक्टर के लिए ही कई सारी खबरें हैं जो कि एड कर रही है इस स्पेस को। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर तो यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने टाइम पीरियड लोन डिसबर्समेंट के लिए जो है उसे एक्सटेंड किया है। इसके अलावा अल नीनो से शुगर प्राइसेस में बढ़त है और शुगर प्राइसेस ग्लोबली हो चाहे डोमेस्टिक प्लेयर्स हो, इसका एक असर देखने को मिला है। विस्तार से जानते हैं कंपनियों के मैनेजमेंट पर और कंपनियों के कारोबार पर किस तरह का असर दिखेगा। श्री रेणुका शुगर के मैनेजमेंट अब हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ। अतुल, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो टाइम पीरियड एक्सटेंशन किया है ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए और आपके कामकाज के लिए, किस तरह के फायदे, किस तरह का असर, इसके मायने क्या हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल एब्सोल्युटली सोल्ड आउट है कि एथेनॉल का हिंदुस्तान में कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज को जिन्होंने अप्लाई किए थे लोन्स, उनके लोन्स पूरे सैंक्शन नहीं हुए थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया है, बैंकों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप उनका लोन डिसबर्स करें। जहां तक अपना रेणुका का सवाल है, रेणुका के लिए इससे कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपेंशन था वो हम लोगों का मार्च महीने में कंप्लीट हो गया। पर एक चीज जरूर इससे जाहिर होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल एब्सोल्युटली फोकस्ड है कि अपना एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े। तो वो एक वेलकम साइन है और इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है। तो मैं समझता हूँ जहां तक शुगर सेक्टर का सवाल है, शुगर के कैपेसिटी ऑलरेडी काफी बिल्ट इन ऑलरेडी हो चुकी है गवर्नमेंट के टारगेट्स को मीट करने के लिए। बिल्कुल अतुल जी, वो तो प्रतिबद्ध है सरकार, और आपसे पहले भी जब भी बात हुई है वो रिफ्लेक्शन हुआ भी है कि आप भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पर उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर भी रहे हैं अतुल जी। लेकिन एक जो कंसर्न अभी इस वक्त बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि शायद रेनफॉल डिफिसिट हो सकता है, क्या मानसून कम रह सकता है? अभी तक तो 33% नॉर्मल से बिलो रहा है। आपकी इंडस्ट्री को और आपकी कंपनी को कितना फर्क पड़ता है अगर डेफिसिट रहता है एल नीनो के चलते? देखिए, पहले तो डेफिसिट रहता है कि नहीं रहता है ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD अभी भी बोल रहा है कि हिंदुस्तान का जो रेनफॉल होगा वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के बराबर ही होगा, तो कोई कमी नहीं होगी। बट एक चीज जरूर तय है कि थोड़ा बहुत ये डिले जरूर हुआ है, क्योंकि अगर केरला में भी हिट किया था, समझ लीजिए 8-9 तारीख जून को, जो कि 1 तारीख को हिट करता है, और अभी तक का जो दिखाई दे रहा है वो डेफिशिएंट तो दिख रहा है। पर अभी आपका भी चैनल में कल से ही बोल रहे हैं कि शायद 2-3 दिन के अंदर इस वीकेंड से महाराष्ट्र और कर्नाटका में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये देखने वाली चीज होगी। पर हमने जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज से भी रिपोर्टें देखी हैं, उनका ये कहना है कि जो एल नीनो का रियल इफेक्ट आएगा वो प्रोबेबली लास्ट क्वार्टर में आएगा। तो अगर लास्ट क्वार्टर में आता है तो जहां तक गन्ने का सवाल है, गन्ने की तो क्रॉप तब तक तैयार हो चुकी होती है और कटना चालू हो चुकी होती है। तो ये देखने वाला होगा कि क्या हालचाल रहते। पर एक चीज तय दिख रही है कि अगला साल शायद इस साल से थोड़ा कम प्रोडक्शन हो। कितना हो, क्या हो,
बहुत सारी कुछ चीजें डिपेंड करेंगी अगले 2-3 महीने में क्या बिहेवियर रहता है मॉनसून का इसके ऊपर। अतुल जी, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो आपके पुराने बिजनेस का मामला है, लेकिन जो नया बिजनेस है जिसको हम एथेनॉल वाली कंपनी जब आपको मानते हैं, वो तो आपके लिए जैकपॉट है। अभी जरा एथेनॉल की डिमांड तो बरकरार है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। गवर्नमेंट इतने बड़ा प्रोक्योर है कि आप ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनकी डिमांड। आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है सर, या होनी बाकी है? और दूसरा, प्राइजेस में कितना फर्क पड़ा है एथेनॉल वगैरह की? गवर्नमेंट ने रिसेंटली रेट बढ़ाए थे इनके। नहीं, अभी इन दिनों हाल फिलहाल तो गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाए हैं। ये तो हम लोगों की गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि आपको रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ रहा है, शक्कर की कीमतें बढ़ रही हैं, इंटरनेशनली भी बढ़ रही हैं, और थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी उसका असर दिखाई दे रहा है कि 1.5-2 रुपए किलो अगर अपने पिछले 2-3 महीने का देखें रिकॉर्ड, उसमें 2-3 रुपए किलो के आसपास हिंदुस्तान में भी शक्कर के दाम बढ़े हैं। पर जहां तक रेणुका का सवाल है, हम लोगों का एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया था मार्च महीने में। ओरिजिनल हम लोगों की कैपेसिटी थी 720 किलोलीटर्स पर डे की, जिसको कि हम लोगों ने 1250 किलोलीटर्स पर डे के लेवल पे ले आए हैं। इसका फुल इम्पैक्ट हम लोगों का इस साल में आएगा, क्योंकि जो हम लोगों का एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ था वो मतलब समझ लीजिए सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में हुआ था, तो उसका इम्पैक्ट, फुल इम्पैक्ट इस साल में दिखाई देगा। बिल्कुल अतुल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आपके आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल, तो शुगर स्टॉक्स पर इस वक्त फोकस है, और इस फोकस पर एक बातचीत शुगर सेक्टर से जुड़ी एक दिग्गज कंपनी के साथ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स जहां पर इस वक्त मूवमेंट नजर आ रही है। वैसे तो काफ़ी एक कह सकते हैं कि म्यूटेड मार्केट है, कह सकते हैं आज के सत्र में ज़्यादा एक्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस कमज़ोरी में भी क्रूड करेक्शन का एक फैक्टर है जो कि प्ले आउट कर रहा है। चुनिंदा फार्मा प्लेज हैं जहाँ पर आप एक्शन देख पाएंगे, और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जहाँ पर कुछ शेयरों में, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज शुरुआत जो है वो कमज़ोर ही होती हुई नज़र आई है। TI इंडिया, कुछ इफ़ बाय एनी चांस, ओके कुछ नहीं हमारे साथ, TI इंडिया के स्टॉक्स। रत्नेश, क्या इस स्टॉक को आप देखते हैं, क्या इस स्टॉक पर आपका फोकस है? बिकॉज इस स्टॉक में आज मिड कैप प्लेयर्स में अगर देखें एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में चल रहा है, अपने सभी की एवरेजेस से लग के चल रहा है। अभी प्रीवियसली इसमें हमको लास्ट में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली थी, आई थिंक कुछ रिबैलेंसिंग के चलते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिनके पास है तो उनको तो बने ही रहना चाहिए। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऊपर में टारगेट तो इसके मेरे हिसाब से इंटेक्ट है 3500 टू 3600, 3500 से 3600 रुपए तक इसके टारगेट बनते। नीचे में एक बार कहीं पे भी अगर ये हमको 3240 या 3200 के आसपास में मिलता है तो वहाँ पे अच्छी एक बाइंग एंट्री मिलेगी, और वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3000 रुपए का। एक और शेयर है IRCTC। ये शेयर ने आज अपने 50 दिन के एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। पहले 200 दिनों की एवरेज थी, अब 50 दिन की एवरेज भी है। तो इसका मतलब ये शेयर अब पूरी तरह से बियर ग्रिप में आ चुका है। तब से आना शुरू हुआ है जब से मार्केट में खबर आई है कि अडानी ट्रेनमैन के अंदर वो हिस्सेदारी खरीदेंगे। उस दिन के बाद से, उससे पहले में शेयर में ऐसा नहीं था कि चल रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि टूट रहा था। लेकिन अभी एवरेजेस का ब्रेकडाउन होने पर रत्नेश, कितना नुकसान बढ़ सकता है? क्या ये शेयर 580 तक पहुंच जाएगा? इतना फॉल आपको दिखता है? मेरे 400 कह रहे हैं कि आ जाएगा 580 भी, अगर इसी तरह से टूटता रहा तो। IRCTC का आप स्प्लिट के बाद का चार्ट देखेंगे तो काफी कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में किसी भी तरह का मार्केट के साथ परफॉर्मेंस के साथ नहीं दिख पा रहा, अंडर परफॉर्मेंस ही दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका 200 मूविंग एवरेज इससे सप्लाई के लेकर कंटिन्यू नीचे आ गया। इवन 50 के साथ साथ इसने 30 डे मूविंग एवरेज को भी एक इसने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसको कहीं ना कहीं 600 रुपए तक के तो टारगेट इसमें जरूर हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसने 635 जो इसका मेजर सपोर्ट जोन था शॉर्ट टर्म का वो भी ब्रेक कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है 600 रुपए तक के तो इसमें टारगेट नए देखने को मिल सकते हैं हमको। फ्रेश एंट्री लॉन्ग साइड में तो इसमें जरूर अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए रुक जाएं, ये राय आपको मिलती हुई। IRCTC को अवॉइड कीजिए फिलहाल। लेकिन
इस बीच एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडिया विक्स में लगातार बढ़त हम देख रहे हैं, जो कि एक कंसर्न डेवलप कर रहा है। 18,700 के भी नीचे निफ्टी गिरा है, 18,685 टू बी प्रिसाइज। कहाँ 18,800 के लेवल्स कल हमने देखे थे और अब हम 18,700 से भी नीचे। शुरुआत 18,756 से ज़रूर हुई थी, लेकिन अब हम वहाँ से 100 अंक गिर चुके हैं और बैंक निफ्टी 43,636 के लेवल्स। शिल्पा, क्या कोई रिस्की ट्रेड इंडेक्स पर बनाया जाए? क्योंकि 18,700 की कॉल निफ्टी में अगर देखेंगे इस वक्त हम देख रहे हैं 92 के लेवल्स पर ये मिल रही है। स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी में अगर 43,500 की कॉल्स, क्योंकि 43,636 पर ये खड़ा है, इस कॉल में भी मोमेंटम है। क्या बैंक निफ्टी की 43,500 की कॉल और निफ्टी की 18,700 की कॉल में कन्विक्शन आपको नजर आता है? जी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा, लेकिन अभी बैंक निफ्टी में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे HDFC ट्विंस दे आर पार्टिसिपेटिंग और बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे धीरे धीरे दे आर टर्निंग देयर पोजीशंस। यहाँ पे एक्चुअली अभी मैं जस्ट बंधन बैंक को रेडार में रख रही थी। बंधन बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग अभी ब्रेकआउट में एक आया है 240 के ऊपर। यहाँ पे मुझे लगता है 250 भी आपको इंटरडे शायद टेस्ट होते हुए मिल जाए, तो बंधन बैंक पे डेफिनेटली एक बाय कॉल है। बंधन बैंक आपकी बाय कॉल है? यस, ठीक है। कल ही वीक था, लेकिन आज जिस तरह इसका रिवर्सल हुआ है, नो डाउट ये बाय कॉल बन सकता है। एक शेयर और है डेल्टा कॉप, मेरे पास उसका डाटा भी वीक बन रहा है। मैं ज़रा पता करवा लेता हूँ रत्नेश से। रत्नेश जी, ज़रा डेल्टा कॉप खोलना आप और ज़रा देख के बताओ ये शेयर कितना वीक हो रहा है। डेल्टा कॉप का चार्ट देखे तो इसने काफी फॉर्मेशन तो काफी अच्छा बनाया था रिसेंट में। अच्छा इसने तेजी भी हमको देखने को मिली थी, पर अगेन वंस अगेन ये जो इसका सप्लाई जोन है मेजर 255 260 उसको निकाल नहीं पाया था। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसको डेल्टा कॉर्प को 230 रुपए का लेवल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वो एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, वो तोड़ेगा तो फिर एक इसमें वीकनेस बनेगी फर्दर, जो कि इसको लेके जाएगी 220 से लेके 215 रुपए तक के लिए। तो फ्रेश शॉर्ट अगर किसी को करना है तो 230 का ब्रेक करने का वेट करना चाहिए, उसके बाद में शॉर्ट करे, फिर वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 235 रुपए का। तो फिर वहां से 10 से 15 रुपए तक का हमको नीचे डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बंधन बैंक पर इस वक्त अभी एक कॉल हमारे पास आई थी। लॉन्ग्स बिल्टअप के चुनिंदा स्टॉक्स जो है उसमें बंधन बैंक है। इसके अलावा पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स जैसे काउंटर्स हैं। डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन पर शिल्पा हम देख रहे हैं आज लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा को भी इसमें जोड़ दीजिए। डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और औरोबिंदो फार्मा में से किसके चार्ट्स आपको ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं? पे ऑरोबिंदो फार्मा में अच्छा बिल्टअप है, 650 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टारगेट्स ऑफ 720 वेरी लाइकली और बहुत स्ट्रॉन्गली इंटैक्ट है। तो ऑरोबिंदो फार्मा में डेफिनेटली अ बाय। फार्मास्यूटिकल्स का प्ले सुबह ही लग गया था कि फार्मा स्टॉक्स आज चल सकते हैं। उसकी वजह है मार्केट ने जब अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट को ग्लोबल इंडाइसिस को भी वीकनेस को भी डाइजेस्ट करना है, तो वो कैसे करेगा, इंडेक्स को मैनेज कैसे करेगा। खैर, इस बीच अपने खास कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, आज मार्केट गपशप है, शुक्रवार का दिन है। जैसे मार्केट गपशप ध्यान आता है तो मेरे को तुरंत शुक्रवार वाला वो फील आने लगता है। दो हिस्सों में पता लगेगा। आज एक तो क्लोजिंग में हम मूवीज़ का रिव्यू करते हैं और मार्केट गपशप लेके आते हैं 11 बजे। तो छोटे उस्ताद जिंदाबाद करके हमने एक कार्यक्रम आपके लिए डिसाइड किया है कि कौन कौन से छोटे शेयर ऐसे हैं जो अच्छा चल सकते हैं, चल चुके हैं और आगे भी चलेंगे, उसको लेकर एक आज मार्केट गपशप हो सकती है। बड़े वर्सेस छोटे शेयर्स में देखेंगे तो छोटे शेयर्स जिंदाबाद के तौर पर आपको आज एक हम स्पेशल सेगमेंट लेके आने वाले हैं। अच्छा, मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहा था आपके सामने कि अगर इंडेक्स को चर्न करना है तो आपको बड़े शेयर्स को छोड़ना होगा और इंडेक्स के अंदर आना होगा। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी में भी शिल्पा ने कहा कि HDFC पार्टिसिपेट कर रहा है। आज आप फिर से बैंक निफ्टी को पहले वॉच कीजिएगा निफ्टी के मुकाबले। एक तो उसने 43,500 को बचाया हुआ है और आप रिकवरी ज़्यादा फास्ट देख पा रहे हैं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी पे। शिल्पा, एक काम करें, कोई ऑप्शंस का ट्रेड आप हमको दे सकते हो बैंक निफ्टी का? हम इंट्राडे के लिए रखेंगे ऑप्शंस, हम कैरी नहीं करके जाएंगे, सिर्फ इंट्राडे के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 44,000 का कॉल ऑप्शन बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। यहाँ पे रफली 122 123 में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 80 का मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है ये आज के दिन में आपको 230 250 जोन्स भी देखते हुए मिलेंगे। प्लेस में जहां मेजर फार्मा में भी लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं, ल्यूपिन, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज और औरोबिंदो फार्मा, वैसे ही कुछ छोटी मझौली कंपनियां भी हैं। ऑर्किड फार्मा के चार्ट्स को रत्नेश आप रीड कीजिए।
कंपनी ने QIP रेज किया है, पूंजी जुटाने की योजना है, उसका फ्लोर प्राइस 425 रुपये तय किया गया। ऑर्किड फार्मा इस वक्त तो अपर सर्किट पर है, लेकिन फार्मा में जिस तरह का मोमेंटम आज, ऑफ कोर्स फार्मा आज डिफेंसिव्स के तौर पर ही प्ले कर रहे हैं, क्या राय होगी? ऑर्किड फार्मा काफी कंसोलिडेशन में है, अभी किसी भी तरह की तेजी में पार्टिसिपेशन नहीं, हालांकि जरूर अभी आज और कल 2 दिन से मोमेंटम हमको देखने को मिला है, तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर इसमें प्ले करा जा सकता है, जो कि इसको 490 रुपए तक ले लेके आएगा, और स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा 460 रुपीज का, पर एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस के लिए इसमें प्ले करना चाहिए। निफ्टी की कॉल भी अभी शिल्पा बता रही थी खरीदने के लिए 44,000 की कॉल को खरीदने की बात कर रही थी। बैंक्स में इंडसइंड बैंक ने भी अब ऊपर अच्छा कमबैक किया है। HDFC बैंक की तो स्ट्रेंथ पिछले कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन इंडसइंड बैंक क्या ये और रिकवरी प्ले में अटेम्प्ट कर सकता है? कोई लार्ज कैप बैंक्स होगा कुछ आपके रडार पे? शिल्पा से ले लेते हैं। शिल्पा, इंडसइंड बैंक रिकवरी अच्छी दिखा रहा है, इसमें भी एक कॉल होगी आपकी? यहाँ पे इसको रेडार में रखिए। अगर ये 1305 टू बी प्रिसाइज इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो एक लॉन्ग कॉल यहाँ पे जनरेट होगा टुवर्ड्स टारगेट्स ऑफ 1335 टू 1350। इसी बीच बात करते करते बैंक निफ्टी हरे निशान में भी आ गया और इंडसइंड बैंक पे एक व्यू पॉजिटिव। एक्सिस बैंक भी अब सिर्फ आधे % की गिरावट के साथ तो बैंक एक अच्छी रिकवरी लीड कर रहे हैं। कल बैंक निफ्टी में मैक्सिमम अनवाइंडिंग आपको बैंक निफ्टी में ही देखने को मिली, तो क्या अब नई पोजीशन जो बन रही है वो कॉल साइड पे बन रही है? कुछ बैंक्स को देख के तो अभी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम एशियन पेंट जैसे स्टॉक जिन्हें लगातार फायदा हो रहा है क्रूड डेरिवेटिव होने का, उन्हें कब तक और फायदा हो सकता है? आई मीन टेक्निकली किस तरह के स्टॉक्स दिख रहे हैं ये? रत्नेश, एशियन पेंट्स पे अब भी क्या पॉजिटिव कॉल होगी? अब भी आप लेंगे इसे? एशियन पेंट का चार्ट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। हालांकि कल के सत्र में थोड़ी सी एक गिरावट हमको देखने को मिली थी, पर अभी भी इसमें ओवरऑल किसी भी तरह का बड़े स्केल पे कोई गिरावट का साइन नहीं। एक सपोर्ट लेवल पे काफी अच्छा ये ट्रेड कर रहा है 3230, ये काफी एक अच्छा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, तो किसी को लेना है तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है। एक ही स्टॉप लॉस लगा के जरूर एक प्ले करा जा सकता है। ऊपर में स्टॉप लॉस जो इसका रहेगा ऊपर में जो टारगेट रहेगा 3310 रुपए तक के इसमें टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बुकिश आपको जो अगर आप पढ़ते हैं मार्केट्स को तो वैसा ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अहम सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है। 43,500 पे बैंक निफ्टी ने डॉट वहीं सपोर्ट लिया। निफ्टी ने 18,650 वाली रेंज के आसपास आके सपोर्ट लिया। एक और चीज़ अभी आपको प्रियंका बता रही थी कि बैंक निफ्टी हरे निशान में आ रहा है, अभी वापस अभी हरे निशान में आया था। इन स्पाइट ऑफ दिस कि 12 में से 7 शेयर कमज़ोर हैं, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी क्यों है? 3 शेयर्स की वजह से। पहला HDFC, दूसरा ICICI और तीसरा इंडसइंड बैंक जो भी आपकी स्क्रीन पे लगा है। आप इन तीनों शेयरों के चार्ट दिखाइए और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, आपको एक जैसा दिखेगा बिल्कुल। एक्सेस नहीं है इसमें है HDFC बैंक, ICICI और इंडसइंड बैंक। ये तीनों आप देखेंगे तो इनको वेटेज के हिसाब से मार्केट के अंदर रिएक्शन आपको मिलेगा। खैर एनी हाउ कुछ आप मार्केट आज डल रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको आज परेशान करके रखेगा, आपको एक रेंज में प्ले करवाएगा। फार्मास्यूटिकल से ये बताएगा कि देखिए थोड़ा सावधान हो जाइए, फिर एग्रेसिव बैंकों को लेके आएगा, बोलेगा नहीं आ जाइए, फिर हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर थोड़ा फार्मा को आगे पीछे कर दे। तो इस तरह का आज फ्राइडे सेशन आपका रहने वाला है। आराम से ट्रेड कीजिए, कहीं मार्केट भागा नहीं जा रहा, हर रोज़ पैसा कमाया नहीं जा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर मेरी लिस्ट में हो रहा है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। ये शायद ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके इन्वेस्टर्स के लिए पैसा और बना सकता है। एक बार रत्नेश चेक करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्री डेफिनेटली आप देखेंगे तो काफी इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था और अब कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। अपने की एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना है तो जरूर एक अच्छा मौका मिल रहा है। 2580 2560 ही काफी अच्छे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास अपने लगभग आ चुका है, तो यहाँ पे जरूर एक खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी पास का बैठता है, इसमें तो स्टॉप लॉस बनेगा
यहाँ पे बनेगा 2480 रुपए का। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से इसमें टारगेट हमको 2750 के आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। रत्नेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस शो में बने रहने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपने स्टांस और अपने स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार आज कमजोर है और इनफैक्ट कह सकते हैं वीकेंड